हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं फ्रिक्शन। तो बच्चों, ये हमारे क्रैश कोर्स का अगला लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम फ्रिक्शन को पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से फ्रिक्शन जुड़ा हुआ है। हालांकि लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन एक ही चैप्टर होते हैं, बट लेकिन मैंने ये अलग अलग इसलिए कराए हैं क्योंकि फ्रिक्शन की एक अलग इंपॉर्टेंस है। पूरी मैकेनिक्स में फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा काम आ जाता है कई बार, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी में भी इसका रोल आएगा। तो इसी वजह से फ्रिक्शन को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। और आपके लिए देखिए, सिंपल सी बात है, एज अ टीचर ऑफ योर्स, ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपका टीचर होने के नाते कोई भी टॉपिक, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो पेपर के लिए ज़रूरी है वो ना छूटे। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी सर पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन को और देखते हैं फ्रिक्शन के किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा। सबसे पहले मैं फ्रिक्शन के बेसिक्स पे बात करूंगा। फ्रिक्शन के बेसिक्स क्लियर होने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, ये फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन पे यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। देखो, फ्रिक्शन बेसिकली एक अपोजिंग फोर्स है। पहली बात आपको ये क्लियर होनी चाहिए, that come into play when one body actually move over the other body of another body is called friction। ठीक है, मतलब देखो, फ्रिक्शन पहली बात तो एक अपोजिंग फोर्स है। मान लो ये मेरा हाथ है और इस हाथ के ऊपर मैं किसी चीज़ को आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। यह एक सड़क पे खड़ी हुई कार है और वो आगे की तरफ जा रही है। तो जब वो आगे की तरफ जाएगी तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। और ये तब पिक्चर में आता है जब एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी मूव करती है एक्चुअली। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर समझ आ रहा होगा। फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन दूर से नहीं लगता, जैसे ग्रेविटेशन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, वो ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन है पैरेलल टू द सरफेस। मतलब ये हुआ कि अगर आपकी ये प्यारी सी गाड़ी है मान लो और ये आगे जा रही है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा और पैरेलल टू द सरफेस लगेगा। फ्रिक्शन एक्चुअली अपोज दी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। मतलब बेसिकली गाड़ी अगर आगे जा रही है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ये अपोजिशन फोर्स हो गया। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए फ्रिक्शन के रिगार्डिंग। आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी, आपको समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो स्टैटिक फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन तब होता है जब बॉडी रखी हुई है, बॉडी खड़ी हुई है, बॉडी रेस्ट पर है। और काइनेटिक फ्रिक्शन तब होता है जब बॉडी मूव कर रही होती है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, द अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी ट्राइज टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी बट द एक्चुअल मोशन इज नॉट येट स्टार्टेड। ये तब आता है जब असल में बॉडी मूव करना स्टार्ट नहीं करी है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक होता है जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही है। जब बॉडी मूव करने लगेगी तब आपका काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आता है। देखो, ये आपके सिनेरियो हैं अलग अलग कि कब क्या हो सकता है। सिनेरियो नंबर 1, बॉडी आपकी रेस्ट पर है, ये हमारी सरफेस है, बॉडी आपकी रेस्ट पर है। तो रेस्ट पर है तो एफ अप्लाइड आपका 0 है क्योंकि हमने कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लगाया और साथ में लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा 0 है। ठीक है, देयर इज नो लिमिटिंग फ्रिक्शन, देयर इज नो अप्लाइड फोर्स। ठीक है, मतलब ये हुआ कि समझो इस बात को। इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि बॉडी जब मूव करेगी तब आपका, देखो, जब बॉडी मूव करेगी तब आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही है और अप्लाइड फोर्स भी 0 है तो भी फ्रिक्शन 0 होगा। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर बॉडी रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रही है, तो जितना अप्लाइड फोर्स होता है फ्रिक्शन असल में उसी के बराबर होता है। जैसे सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में आपकी बॉडी मूव, अप्लाइड फोर्स है 5 न्यूटन का, लेकिन आपका यहां पर एफ अप्लाइड एफ लिमिटिंग से कम है। लिमिटिंग मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जिसको पार करने पर ही बॉडी मूव कर सकती है। तो एफ लिमिटिंग एफ अप्लाइड से ज्यादा है, यानी कि आपका 5 न्यूटन का फोर्स बॉडी को मूव नहीं करा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन हो जाएगा। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। जितना अप्लाइड फोर्स होता है उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, लेकिन बॉडी मूव कर जाती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन पिक्चर में से हट के काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है। इसको देखते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर ये बॉडी है, अब की बार भी लिमिटिंग अप्लाइड से ज्यादा है। अब की बार अप्लाइड 10 न्यूटन है, लेकिन अब की बार भी ये बॉडी रेस्ट पर है, लिमिटिंग को क्रॉस नहीं कर पाया। मतलब बॉडी को आगे बढ़ाने के लिए जितना फोर्स लगाना है उतना नहीं लग पाया। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से आपकी ये बॉडी फिर से आगे नहीं बढ़ेगी, रेस्ट पर रहेगी। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही फ्रिक्शन हो जाएगा, यानी कि 10 न्यूटन का फ्रिक्शन हो गया स्टैटिक। बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, काइनेटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है, वो फिक्स रहता है म्यू के हिसाब से, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के हिसाब से। अब यहां पर इसको देख लेते हैं।
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अप्लाइड 15 न्यूटन है और इस वाले केस में अप्लाइड लिमिटिंग के बराबर हो गया। मतलब जितना हमें चाहिए फोर्स इस बॉडी को आगे बढ़ाने के लिए उतना हमने लगा दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी सिर्फ बराबर हुआ है, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए तो थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब इस बार भी बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी, मूव नहीं करेगी। बस ये है कि टेंडेंसी टू मूव आ गई, मतलब थोड़ा सा भी 0.1 न्यूटन भी एक्स्ट्रा लगा दिया तो बॉडी मूव कर जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, अभी भी बॉडी रेस्ट पर है और अब की बार जो अप्लाइड फोर्स है फिर से वही स्टैटिक फ्रिक्शन उसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब जब बॉडी रेस्ट पर रहती है, जब जब फ्रिक्शन आपका कैसा रहता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो आपका सेम रहता है अप्लाइड फोर्स के, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे सिनेरियो देखते हैं। अगला सिनेरियो ये है, यहां पर बॉडी क्या है कि यहां पर आपका 16 न्यूटन फोर्स हो गया। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन था 15 न्यूटन, हमने लगा दिया 16 न्यूटन। मतलब क्या हुआ, बॉडी रेस्ट से मूव करने लगेगी। अब यहां पर बॉडी मूव करने लगेगी, एफ अप्लाइड ज्यादा हो गया फ्रिक्शन से, है ना, तो बॉडी मूव करने लगेगी। मतलब क्या हुआ बच्चों, सीधी सी बात है, इससे हमें सीखने को क्या मिला। पहली चीज हमें यह सीखने को मिली कि जब बॉडी रुकी होती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। दूसरा हमें यह सीखने को मिला कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। तीसरा पॉइंट हमें यह सीखने को मिला कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। जितना अप्लाइड फोर्स होता है उतना ही आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ठीक है, अगर अप्लाइड फोर्स आपका इतना नहीं है कि वो बॉडी को मूव करा सके, तो जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, चलो आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। आगे कंडीशंस की बात करते हैं। तो जो मैंने अभी वर्बली बताया उसको मैं रिटन फॉर्म में कैसे लिखूंगा, देखो, अगर जो बॉडी है, अगर बॉडी पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स से कम है या उसके इक्वल है तो बॉडी रेस्ट पर रहेगी। अगर एफ अप्लाइड ज्यादा है लिमिटिंग से या उसके इक्वल है तो बॉडी मोशन करेगी। समझ आया आपको पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 कि अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है अप्लाइड से, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है अप्लाइड से तो बॉडी रेस्ट पर रहेगी, और अगर अप्लाइड ज्यादा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो बॉडी मोशन करेगी। तीसरा पॉइंट, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ठीक है, अच्छा, जो मिनिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो 0 होता है और जो मैक्सिमम होता है वो एफ लिमिटिंग होता है। ठीक है, मतलब बॉडी का जो मिनिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0 है और मैक्सिमम आपका एफ मतलब क्या है, लिमिटिंग है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम एफ लिमिटिंग। अब यहाँ पर लिमिट देख सकते हो, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी मैक्सिमम है एफ लिमिटिंग और मिनिमम है 0। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये बेसिक सी बात क्लियर हो रही होगी। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी बेसिक सी बातें हैं जो मैंने वर्बली एक्सप्लेन करी थी वो रिटन फॉर्म में है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अप टू विच बॉडी इज एट रेस्ट बट रेडी टू मूव, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू जहां पर बॉडी रेस्ट पर है। ठीक है, मतलब देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब बॉडी रुकी हुई है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जहां पर बॉडी रेस्ट पर है उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन एक तरीके से ऐसा पॉइंट है कि उसके ऊपर जैसे आप जाओगे वैसी बॉडी मूव करने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ से जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होती है ना, जैसे मान लो ये मेरी बॉडी है, ठीक है, ये मान लो 10 kg की है, तो इस पे जो धरती, ये बॉडी जो इस सरफेस पे लगाती है वो 10 G लगाएगी, है ना, और जो सरफेस इस बॉडी पे लगाएगी वो कितना लगाएगी, वो लगाएगी आपको बच्चों फ्रिक्शन के बराबर, मतलब सॉरी नॉर्मल रिएक्शन के बराबर, जो हमारी एन होती है जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब जो सरफेस इस बॉडी पर अपोजिट फोर्स लगाएगी दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो म्यू एन हो जाता है। अब इस म्यू के दो तरीके हैं, दो टाइप होते हैं, एक होता है म्यू एस जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, और एक होता है म्यू के जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, तो बच्चों कई बार क्वेश्चन में म्यू सेम रहता है तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि म्यू एस और म्यू के सेम है, लेकिन कई बार आपको अलग अलग दिया जाएगा, तो म्यू एस अलग है, म्यू के अलग है। म्यू एस तब लगाओगे जब बॉडी रेस्ट पर है और म्यू के तब लगाओगे जब बॉडी मूविंग है। ठीक है, अगला है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन जब ये तब लगता है, ये तब पिक्चर में आता है जब बॉडी मूव करने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर एफ के क्या होता है, म्यू के एन होता है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हमें यहाँ पर डील करना है। मतलब अगर मान लो मेरी बॉडी है, अगर उस पर अप्लाइड फोर्स जो है वो मान लो 20 न्यूटन का है, और मेरा अगर मुझे पता चल जाए कि मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन इस बॉडी पर कितना है, अगर मुझे पता चल जाए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन 18 न्यूटन है और अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन है, तो बॉडी मूव करेगी। फिर मुझे कौन सा फ्रिक्शन लाना पड़ेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर मुझे पता चले कि अप्लाइड 20 न्यूटन है और फ्रिक्शन 24 न्यूटन है, तो मतलब बॉडी रेस्ट पर रहेगी, फिर मेरा ये स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा जो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे।
तो क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पर एक ग्राफ है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? ये रिप्रेजेंट करता है, इधर फ्रिक्शन है और इधर एक्स एक्सिस पे हमारा फोर्स अप्लाइड है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे आपका एफ अप्लाइड बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ता है। मतलब समझो कि आपका फ्रिक्शन की 3 वैल्यू हैं, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसके अंदर क्या है सीन? स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर सीन ये होता है कि जैसे जैसे एफ अप्लाइड बढ़ता है वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ता है, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि ये कब तक हो रहा है? जब तक बॉडी रेस्ट पर है, जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही है। तो बच्चों यहां से लेकर आप यहां तक जब आए तो यहां पर क्या हो रहा है? देखो गौर से देखना, यहां पर एफ अप्लाइड फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे आपका एफ अप्लाइड बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ रहा है। मतलब ये हुआ कि कोई बॉडी है मेरी, वो रेस्ट पर रखी हुई थी, जब तक ये मूव नहीं कर रही है तब तक इस पर जो भी अप्लाइड फोर्स आप लगाओगे वही फ्रिक्शन की तरह एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा, ये कब तक बढ़ता है? जब तक इसका मैक्सिमम पॉइंट नहीं आ रहा था, और वो क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, एफ एल होता है, ठीक है। एफ एल के बाद में ये फ्रिक्शन कम हो जाता है और फिर ये कांस्टेंट हो जाता है, जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये ग्राफ यही बताने की कोशिश कर रहा है। तो इस वाले पॉइंट पर बॉडी रेस्ट पर है, यहां से लेकर टॉप पॉइंट तक, और टॉप पॉइंट से फिर उसके बाद बॉडी मोशन में आ जाती है। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, बेसिक सी बात है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको क्लैरिटी और आएगी, ठीक है। क्वेश्चन से पहले थोड़ा कंक्लूजन देख लेते हैं जो भी हमने बात करी है। पॉइंट नंबर 1, अगर एफ अप्लाइड 0 है तो फ्रिक्शन 0 होगा, ठीक है। अगर अप्लाइड फोर्स ही बॉडी पर 0 है तो फ्रिक्शन भी 0 होगा। पॉइंट नंबर 2, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है, लिमिटिंग फोर्स ज़्यादा है अप्लाइड फोर्स से, तो बॉडी रेस्ट पर रहेगी। तो बॉडी आपकी रेस्ट पर है तो ऐसे केस में जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी वो अप्लाइड फोर्स के बराबर आ जाएगी, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। तीसरा पॉइंट, अगर एफ अप्लाइड एफ लिमिटिंग के बराबर है, अप्लाइड फोर्स एफ लिमिटिंग के बराबर है, तो फिर ऐसे केस में बॉडी फिर भी रेस्ट पर रहेगी। भाई देखो, एफ लिमिटिंग असल में स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन तो तब आता है ना जब बॉडी रेस्ट पर है। मतलब अभी भी बॉडी रेस्ट पर है, बेशक हम एफ लिमिटिंग तक पहुंच गए हों। तो एफ लिमिटिंग भी अगर एफ अप्लाइड के बराबर है तो वहां पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन एफ अप्लाइड के ही बराबर आएगा, ठीक है ना। बॉडी बस रेडी टू मूव है, मूव नहीं हुई है, ठीक है। तो यहां पर भी एफ आपका एफ अप्लाइड के बराबर आएगा। अगला पॉइंट बच्चों, अगर एफ अप्लाइड एफ लिमिटिंग से ज्यादा है, मतलब अब क्या हुआ कि जितना फ्रिक्शन हमें चाहिए था और एफ अप्लाइड उससे ज्यादा आ गया, तो फिर बॉडी मूव करने लगेगी। तो फिर ऐसे केस में पिक्चर में आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा और वो होता है म्यू के एन के बराबर। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? अगर आगे की तरफ आपका अप्लाइड फोर्स है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन है, तो एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स है अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन अपॉन टोटल मास। अब एक बॉडी के लिए जो मूव नहीं करती है उसके लिए आपका जो एफ अप्लाइड है वो एफ लिमिटिंग से कम या फिर इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जो एफ अप्लाइड है बच्चों देखो, मूव कम नहीं करेगी बॉडी जब जो फ्रिक्शन है, मतलब पीछे का जो फ्रिक्शन है अपोजिंग फोर्स, जब वो ज़्यादा होगा तो बॉडी आगे मूव नहीं करेगी। तो मतलब अगर बॉडी रेस्ट पर रखना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? जो एफ अप्लाइड है वो एफ लिमिटिंग से कम रखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। और अगर बॉडी को मूव कराना है तो एफ अप्लाइड एफ लिमिटिंग से ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप बच्चों कि आपको ये बातें क्लियर आ रही होंगी समझ में। अब हमारा ये पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 5 kg की बॉडी है, 10 न्यूटन का एक अप्लाइड फोर्स है, 0.6 का म्यू एस है और 0.5 का म्यू के है, ठीक है। तो आपको कहना है फाइंड आउट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो एग्जामिनर बोलता है यहाँ पे कि आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना है और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बताना है। तो बच्चों देखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताओ और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बताओ। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे बताओगे? बहुत सिंपल सी बात है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इनटू नॉर्मल होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों सबसे पहले ये चेक करो कि आपकी ये बॉडी मूव करेगी भी नहीं करेगी। अगर करेगी तो हमें काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है, और अगर मूव नहीं करेगी तो हमें स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है, और स्टैटिक फ्रिक्शन फिर एफ अप्लाइड के बराबर हो जाएगा अगर बॉडी मूव नहीं करेगी तो बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने का स्टेप नंबर 1, हमेशा लिमिटिंग फोर्स निकालो। लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं बच्चों? म्यू एस इंटू नॉर्मल के बराबर। म्यू एस की वैल्यू है यहाँ पर 0.6 और नॉर्मल है, देखो नॉर्मल इसका mg के बराबर हो जाएगा, नीचे mg ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल mg के बराबर यानी कि 50। तो आंसर आ गया मेरा 30 न्यूटन आ गया, ठीक है। तो यानी कि मुझे क्या पता चलता है कि जो एफ लिमिटिंग है वो 30 न्यूटन है, जबकि एफ अप्लाइड तो 10 न्यूटन है। मतलब बॉडी को खींचने के लिए 10 न्यूटन फोर्स लगा है, जबकि चाहिए 30 न्यूटन से ज़्यादा। मतलब बॉडी रेस्ट पर रहेगी। अगर बच्चों बॉडी रेस्ट पर है तो सिंपल सी बात है, बॉडी रेस्ट पर है तो यहाँ पर ये हो गया कि जो एफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो असल में एफ अप्लाइड के बराबर हो जाएगा, और एफ अप्लाइड मेरा 10 न्यूटन है तो फ्रिक्शन की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, अगर बॉडी रेस्ट पर होती है तो ऐसे केस में जो केस होता है
वो आपका होता है रेस्ट का, और ऐसे केस में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एफ अप्लाइड के बराबर हो जाता है, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ठीक है, आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। हालांकि अभी हम इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग तरीके के कि आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अगले बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा 2 kg का ब्लॉक है और इस पर 2.8 न्यूटन का फोर्स लगा है और इसका जो म्यू है वो 0.4 है। यहाँ पर एक चीज़ आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पर म्यू अलग अलग नहीं दिया, म्यू एस और म्यू के आपका सेम है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर अलग अलग नहीं दिया है। तो बच्चों फिर से वही वाली बात, तो आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 एफ लिमिटिंग निकालो। मतलब ये चेक करना है कि इसको खींचने के लिए कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है लगेगा। तो म्यू होता है म्यू एस एन, मतलब एफ होता है म्यू एस एन, म्यू एस की वैल्यू 0.4, नॉर्मल है बच्चों 20, तो आंसर आ जाएगा यहां से 8 न्यूटन। मतलब 8 न्यूटन का यहां पर फ्रिक्शन लग रहा है, और लेकिन खींचने का फोर्स कितना है 2.8 न्यूटन। मतलब अब की बार भी रेस्ट पर है बॉडी, क्योंकि जितना चाहिए उतना भी नहीं है, तो बॉडी रेस्ट पर है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, एफ अप्लाइड के बराबर। तो एफ अप्लाइड कितना है बच्चों, 2.8 न्यूटन है। ठीक है, हाँ, और एक्सेलरेशन 0 है जो कि बॉडी रेस्ट पर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा 5 kg का ब्लॉक है, 50 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स है, म्यू एस म्यू के की वैल्यू दे रखी है, एक्सेलरेशन यहाँ से पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है बच्चों। देखो पहला स्टेप क्या होता है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले ये चेक करना है कि बॉडी मूव कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो इसके लिए एफ लिमिटिंग निकालो। एफ लिमिटिंग होता है बच्चों म्यू एस इंटू नॉर्मल। म्यू एस की वैल्यू कितनी है, 0.4 है, नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, 50 है ना। तो आंसर आ जाएगा 20 न्यूटन, यानी कि 20 न्यूटन का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ इस पे लगा हुआ है, पीछे की तरफ। और हम मतलब इसको चाहिए चलाने के लिए 20 न्यूटन, जबकि लग कितना रहा है 50 न्यूटन। इसका मतलब अब की बार बॉडी मूविंग है। तो अब की बार हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन का रोल फिनिश, क्योंकि बॉडी मूविंग होती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगाना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये यूजलेस है, इसका अभी हमें कोई काम नहीं है। अब हमें काइनेटिक फ्रिक्शन की ओर जाना पड़ेगा, इसको हम हटा सकते हैं, क्योंकि जब जैसे ही बॉडी मूव करने लगेगी आपको काइनेटिक फ्रिक्शन पे शिफ्ट हो जाना है। तो बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू के इंटू नॉर्मल होता है। म्यू के की वैल्यू 0.2 है, नॉर्मल आपका 50 है, आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन। यानी कि मुझे ये पता चला कि जो मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 10 न्यूटन का है। आगे की तरफ फोर्स कितना है 50 न्यूटन का, पीछे फ्रिक्शन कितना लगा है 10 न्यूटन का। तो एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग गया 10 न्यूटन का। ठीक है, तो यानी कि जो मेरा एक्सेलरेशन है वो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास होता है। तो नेट फोर्स यानी कि बड़े में से छोटा घटाया, टोटल मास है मेरा 5, तो आंसर कितना आ गया 40/5, यानी कि 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम कितनी आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे डील करना होता है। ठीक है, चलो तो मैं एक समरी बता देता हूँ। देखो सबसे पहले एफ लिमिटिंग चेक करते हैं। एफ लिमिटिंग चेक करने से हमें ये पता चल जाता है कि बॉडी मूव करेगी या रेस्ट पर है। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो कुछ निकालना ही नहीं है, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। दूसरा केस, अगर बॉडी मूव कर रही है तो फिर ऐसे केस में हमें क्या निकालना है, हमें काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है। काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है तो फिर उसके बाद में हमें एक्सेलरेशन निकालना है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास से आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार हमने हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर दिया ब्लॉक को। तो ये हमारी वर्टिकल वॉल मान लो आप इस तरीके से, और ये 0.1 kg का वर्टिकली इस पे लटका हुआ है। ठीक है, अगर आप गौर से देखें बच्चों तो ये 5 न्यूटन का फोर्स है जो इस पे लग रहा है ना। मतलब ये 0.1 kg का ब्लॉक है और ये 5 न्यूटन का फोर्स इस पे ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर म्यू है 0.5। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अब हम यहाँ पर इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है और क्या निकालना है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो फिर से वही काम करना है, आपको एफ लिमिटिंग निकालना है। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 1 आपको एफ लिमिटिंग निकालना है। एफ लिमिटिंग क्या होता है बच्चों, म्यू एस इंटू नॉर्मल होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ये ब्लॉक मूव कर भी रहा है या नहीं कर रहा। एक बात आपको ख्याल रखनी है कि जब भी वर्टिकल मोशन के क्वेश्चन आए, मतलब वर्टिकल बॉल के क्वेश्चन आए, तो वहाँ पर जो एफ अप्लाइड होता है वो बेसिकली एम जी होता है, क्योंकि बच्चों एफ अप्लाइड का मतलब वो फोर्स होता है जो इसको मूव कराएगा। तो अगर आप गौर से देखें तो ये नीचे की तरफ जाएगा, है ना, धरती माई से अपनी तरफ खींचेगी। तो ऐसा कौन सा फोर्स है जो इसको मूव करा रहा है, ये 0.1 G यानी कि mg मूव करा रहा है। तो अब की बार आपका जो अप्लाइड फोर्स हो गया वो ये वाला हो गया। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन कौन सा है, अगर आप गौर से देखें तो 5 न्यूटन का फोर्स आपका दीवार पे लग रहा है, तो दीवार इस ब्लॉक पे कितना लगाएगी, 5 न्यूटन का लगाएगी, तो वही यहाँ पे नॉर्मल हो गया। ठीक है,
तो मैंने यहाँ लिखा भी है कि 5 न्यूटन का फोर्स ये लगाएगा तो दीवार इस पे बदले में नॉर्मल लगाएगी। तो हमें यहाँ से म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.5, नॉर्मल आपका 5 न्यूटन, आंसर कितना आ गया बच्चों 2.5, ठीक है 2.5 न्यूटन। यानी कि मुझे पता चला कि जो फ्रिक्शन है वो 2.5 न्यूटन है। अब बच्चों अगर फ्रिक्शन 2.5 न्यूटन है और एफ अप्लाइड कितना है, एफ अप्लाइड ये है 0.1 इंटू 10, यानी कि करोगे तो 1 न्यूटन आएगा। यानी कि फ्रिक्शन है 2.5 न्यूटन का, एफ अप्लाइड है 1 न्यूटन का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि एफ अप्लाइड 1 न्यूटन है, फ्रिक्शन है 2.5 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ बॉडी मूव नहीं करेगी, रेस्ट पर है, क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है। तो इसका मतलब ये हुआ बॉडी मूव नहीं करेगी तो बॉडी रेस्ट पर है। तो यहाँ से सीधा सीधा सा मतलब ये निकल के आ जाता है कि आपका जो फ्रिक्शन होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो एफ अप्लाइड के बराबर हो जाएगा। और एफ अप्लाइड कितनी है बच्चों, हमारा 1 न्यूटन। तो यहाँ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1 न्यूटन का आ जाएगा। है ना आसान बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन में हमने क्या किया, यहाँ पर 10 kg का ब्लॉक ले लिया और इधर से हमने 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, है ना। तो जब ब्लॉक दीवार पे 100 न्यूटन लगाएगा तो दीवार ब्लॉक पर कितना लगाएगी, 100 न्यूटन लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन। तो यानी कि ये हमारी नॉर्मल रिएक्शन इधर हो जाएगी। तो बच्चों सीधी सी बात है, पहला स्टेप हमारा एफ लिमिटिंग चेक करना होता है। तो म्यू एस इंटू नॉर्मल, म्यू एस की वैल्यू 0.5 दे रखी है, नॉर्मल 100 न्यूटन हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन। यानी कि मेरे को ये पता चला कि 50 न्यूटन का फ्रिक्शन लगा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब अगर मैं 50 से 51 भी हो जाऊंगा तो मेरी बॉडी मूव करेगी। लेकिन लगा कितना है, यहाँ पर 10G लगा है, मतलब 100 न्यूटन लगा है। मतलब नीचे की तरफ आपका 100 न्यूटन है और फ्रिक्शन है केवल 50 का लिमिटिंग। यानी कि आपका अगर 50 से आप 51 भी हो जाते तो बॉडी मूव करती, लेकिन यहाँ तो 100 है, सीधे डबल हो गया, मतलब बॉडी मूव करेगी, ठीक है। क्योंकि बॉडी नीचे मूव करेगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट लगता है। तो यहाँ पर ये फ्रिक्शन लग गया, लेकिन कौन सा लगेगा, काइनेटिक लगेगा, क्योंकि अब बॉडी मूव करेगी तो इसका रोल खत्म। इसका रोल तो बस ये बताने के लिए होता है कि बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, म्यू के इंटू नॉर्मल, म्यू के की वैल्यू 0.2, नॉर्मल आपका 100, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन आपका 20 न्यूटन आ गया, ठीक है। तो अब ऊपर की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगा है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स नीचे 100 है, ऊपर आपका ये 20 है, टोटल मास इसका 10 है, तो आंसर आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे हमें ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है। आई डोंट थिंक सो बच्चों कि आपको आगे से कोई खास प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चंस में आने वाली है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बस फर्क इतना है कि अब की बार मैंने फोर्स के 2 कंपोनेंट कर दिए, ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसा है कि आप देखो, ये कुछ ऐसे मान लो, मैं इसको अगर यहां बनाने की कोशिश करूं, ऐसे मैंने यहाँ पर ये फोर्स ऐसे लगा दिया है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल दिया गया है, ऐसे। तो अब देखो, क्यों कोई भी फोर्स जब किसी एंगल पे होता है तो उसके कंपोनेंट करते हैं। तो एक कंपोनेंट आपने ऐसे कर लिया, एक आपने ऐसे कर लिया, है ना। तो यानी कि बच्चों अब की बार ये वाला कंपोनेंट ऊपर की तरफ लग रहा है और ये वाला कंपोनेंट ऐसे लग रहा है ना। तो अब क्योंकि फोर्स है आपका 100 का, तो 100 का ये वाला हो जाएगा 100 sin 30। अगर आप गौर से देखें बच्चों तो ये 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा, तो फिर ये 100 cos 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 100 sin 30, ठीक है। तो ये हो गया 100 cos 30, ये हो गया 100 sin 30। मतलब जो ऐसे लग रहा है, मतलब जो आपका ब्लॉक दीवार पे लगा रहा है वो कितना फोर्स है, ये वाला वो है आपका 100 cos 30। यहां पे देखो, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, जो ये वाला फोर्स है असल में वो ब्लॉक दीवार पे लगा रहा है, तो दीवार ब्लॉक पर सेम फोर्स लगाएगा नॉर्मल के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब एक बात, जो एक फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, और नीचे की तरफ mg लगेगा। तो अब की बार आपको नेट फोर्स में इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, ठीक है। चलो तो अपना वही स्टेप, सबसे पहले यहाँ पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बतानी है। तो सबसे पहले अपना लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करो, बॉडी मूव कर भी रही है या नहीं कर रही, उसके बाद तो डिसाइड करेंगे कि कौन सा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू नॉर्मल, क्योंकि म्यू की वैल्यू 1.1/4 है। नॉर्मल की वैल्यू कितनी है बच्चों इस बार, ये वाला कंपोनेंट है 100 का, तो ये वाला कौन सा है, ये वाला है 100 इंटू √3/2, यानी कि 50√3 है। तो आपने 50√3 कर दिया। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये लगभग 21.65 न्यूटन आएगा, ठीक है। यानी कि मेरे को जो लिमिटिंग फ्रिक्शन मिला वो 21.65 न्यूटन मिला।
अब मेरा यानी कि ये हुआ मेरा मतलब कि इस ब्लॉक पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा है वो 21.65 न्यूटन है, लेकिन अप्लाइड फोर्स कितना है? अप्लाइड फोर्स नीचे की तरफ mg है, और वो कितना है? वो तो इनका 3 × g यानी कि 30 है। लेकिन एक फोर्स ये ऑलरेडी ऊपर की तरफ लगा हुआ है, यानी कि ये वाला फोर्स ऊपर की तरफ लगा है, नीचे mg लगा है, ठीक है। तो इसको हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। ऊपर का फोर्स कितना है? 100 sin 30 है, मतलब 100 sin 30 का मतलब कितना होता है बच्चों? 50 हो जाता है, 50 न्यूटन। यानी कि ऊपर आपका 50 लगा है, नीचे आपका 30 लगा है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब अब की बार अप्लाइड फोर्स असल में ऊपर की तरफ है नेट, क्योंकि नीचे तो mg है, लेकिन आपने एक्सटर्नल फोर्स ऊपर 50 लगा रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर का बड़ा है, नीचे का छोटा है, तो असल में ब्लॉक अब की बार ऊपर जा रहा है, तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, ठीक है। क्योंकि ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बेसिक बात समझ में आ रही होगी। क्योंकि हमें फ्रिक्शन पता चल गया 21.65 न्यूटन है, तो अब मुद्दे की बात है कि हमें यहाँ पर क्या पता लगना है? हमें अगर फ्रिक्शन पता चल गया तो हमें यहाँ पर अप्लाइड फोर्स पता लगाना है। अब इसमें अप्लाइड फोर्स लगाना कठिन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ है और इसका mg नीचे की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आप ऐसे समझने की कोशिश करो, देखो ऐसे समझने की कोशिश करो, ये मेरा ब्लॉक है, ठीक है। नीचे मेरा कितना लगा है? 3g यानी कि 30, ऊपर मेरा क्वेश्चन में 50 दिया गया है। तो असल में अगर आप गौर से देखें तो ब्लॉक अब की बार ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि मेरा जो नेट फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऊपर की तरफ 20 लग जाएगा, ठीक है। 50 में से 30 गए तो यानी कि अब की बार ब्लॉक ऊपर जा रहा है 20 से, और फ्रिक्शन, क्योंकि ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन अपोजिट में लगता है, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अब क्योंकि मेरा एफ लिमिटिंग कितना है बच्चों? 21.65 न्यूटन है, मतलब ऊपर लग रहा है अप्लाइड बी और नीचे फ्रिक्शन है 21.65 न्यूटन। तो इसका मतलब कौन बड़ा? फ्रिक्शन बड़ा। मतलब फ्रिक्शन बड़ा है तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो इसका मतलब ब्लॉक फिर से रेस्ट पर आ गया। और अगर बच्चों रेस्ट पर आ गया तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर है। और अब की बार अप्लाइड फोर्स कितना है? 20 न्यूटन है ना, क्योंकि ऊपर 50 नीचे 30, तो नेट अप्लाइड कितना हो गया? 20 न्यूटन। मतलब मेरे को पता चल गया कि ब्लॉक रेस्ट पर है और अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका 20 न्यूटन हो जाएगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? नीचे की तरफ होगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपके लिए मैंने बताया भी है, ठीक है। ये आपका 21.65 न्यूटन, एफ अप्लाइड आपका 20 न्यूटन ऊपर की तरफ है, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ लिमिटिंग एफ अप्लाइड से कम है, मतलब ज़्यादा है मेरा कहने का मतलब, तो ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये बातें क्लियरली समझ में आ रही होंगी। तो बच्चों अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में क्या है? इंक्लाइन प्लेन है। अभी तक हम इंक्लाइन प्लेन का नहीं देख रहे थे, अभी इंक्लाइन प्लेन है। तो यहाँ 5 kg का ब्लॉक है, 37 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन है। यहाँ पर आपको μs और μk दे रखा है। तो वही वाला तरीका है, आपको निकालना क्या है? आपको एक्सेलरेशन बताना है एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना है। तो पहला स्टेप क्या होता है? एफ लिमिटिंग निकालना है, जो होता है μs इंटू नॉर्मल। अब इंक्लाइन प्लेन में मैंने आपको नॉर्मल बताना सिखाया था लॉज ऑफ मोशन में। तो जो ये मेरा mg cos थीटा है, यही मेरा नॉर्मल होता है, और मेरा अप्लाइड फोर्स बच्चों ये mg sin थीटा होता है। बस ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ अप्लाइड फोर्स वो फोर्स होता है जो जिसकी वजह से ब्लॉक मोशन करता है। तो अप्लाइड फोर्स वो फोर्स है जिसकी वजह से मोशन नीचे आएगा, तो वो कौन सा है? mg sin थीटा। तो mg cos थीटा की अगर आप बात करें तो 5 × g की वैल्यू 10, cos थीटा की वैल्यू cos 37, ये हो जाएगा 50। cos 37 होता है बच्चों 3/5, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3/5, सॉरी 4/5 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 40 न्यूटन मेरा नॉर्मल आ गया। तो बच्चों μs की वैल्यू है 0.8, नॉर्मल की वैल्यू है 40, तो ये आ जाएगा 32 न्यूटन। मेरे को ये पता चला कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 32 न्यूटन है। अप्लाइड फोर्स कितना है बच्चों? अप्लाइड फोर्स है आपका 5 × 10 × sin 37 डिग्री। sin 37 है आपका 3/5, तो आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन। यानी कि मेरा जो अप्लाइड फोर्स है वो 30 है, जबकि मेरा ये 32 है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा, सीधी सी बात है। तो एक्सेलरेशन आपका 0 आ गया, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन वो अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाता है, और अप्लाइड फोर्स मेरा 30 न्यूटन है। तो मेरे को पता चल गया ये दोनों आंसर मेरे हो जाएंगे, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपका 10 kg का ब्लॉक है और आपको μs 0.5 μk 0.2, तो आपको एक्सेलरेशन यहाँ पर बताना है। अब कैसे बताएंगे इसका एक्सेलरेशन? तो फिर से वही तरीका है, यहाँ 10 kg का था, वहाँ पर 5 kg का था। तो बच्चों देखो
अपना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू एस इंटू नॉर्मल होता है। नॉर्मल क्या होगा, ये हो जाएगा आपका mg cos 37 डिग्री, g की जगह 10, cos 37 होता है बच्चों 4/5, तो आंसर आ जाएगा, ये 2 बार कट गया 20, और ये आ जाएगा आपका 80, ऊपर आ जाएगा नॉर्मल, और नीचे आ जाएगा mg sin 30, यानी कि आपका 100 sin 30 होता है बच्चों 3/5, तो ये आ जाएगा आपका 60। तो इसका मतलब हमें f लिमिटिंग क्या पता चलेगा, 0.5, नॉर्मल की वैल्यू 80, यानी कि बच्चों 40 न्यूटन हमारा एफ लिमिटिंग आ गया, जबकि हमारा एफ अप्लाइड 60 है। मतलब क्या हुआ, ब्लॉक अब की बार मूव करेगा नीचे की तरफ, यानी कि मेरे को अगर ब्लॉक मूव करेगा तो मैं जानता हूं अगर मोशन आ जाती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाता है। तो अब की बार मेरे को इसका कोई रोल नहीं बचा, फिर मेरे को यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं, क्योंकि ब्लॉक मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लेना पड़ेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के इंटू नॉर्मल, म्यू के की वैल्यू है बच्चों 0.2, नॉर्मल की वैल्यू है आपकी 80, तो ये आ जाएगा आपका 16 न्यूटन। ठीक है, मतलब मेरा जो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया वो 16 आ गया, यानी कि ये जो फ्रिक्शन है वो 16 है और नीचे है अप्लाइड फोर्स 60, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन का जो बच्चों फॉर्मूला होता है वो होता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, बड़े में से छोटा घटाओ, टोटल मास की वैल्यू है 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, 60 में से 16 गए तो यह आ जाएगा 44/10, यानी कि 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कि मेरा क्या आंसर आ रहा है, 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आप इस बात को समझ रहे होंगे कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हमें डील करना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया था उसमें जो हमारा चैप्टर था लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, यहाँ पर वही एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है, और टेंशन बतानी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है बच्चों। देखो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि फ्रिक्शन इसमें तो है नहीं, है ना, आपका फ्रिक्शन टेबल के ऊपर रखे हुए ब्लॉक में होगा, तो फ्रिक्शन इसमें होगा, और क्योंकि ब्लॉक नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन पीछे होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वही चीज़ चेक करनी है। अब देखो म्यू की वैल्यू 0.5 दे रखी है बच्चों, तो यहाँ से अपना क्या निकालोगे, देखो क्योंकि पहले से यहाँ पर एफ के लिखा हुआ है, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो मतलब ये ब्लॉक ऑलरेडी हमें पता है कि मूव कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी काइनेटिक फ्रिक्शन है तो वो निकाल लो। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा मेरा म्यू के इंटू नॉर्मल, क्योंकि बच्चों म्यू के और म्यू एस यहाँ पे अलग अलग नहीं है, तो 0.5 हो जाएगा, क्योंकि इस ब्लॉक पे लग रहा है तो इसका नॉर्मल हो जाएगा आपका 4g यानी कि 40, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन आ जाएगा। यानी कि मेरे को पता चला कि ये वाला फोर्स 20 न्यूटन है जो मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, अब मेरे को काइनेटिक फ्रिक्शन पता चल गया 20 न्यूटन है। अब बच्चों मैं यहाँ पर एक चीज़ जानता हूँ कि जो एक्सेलरेशन होता है, आपको याद होगा एक्सेलरेशन होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास, तो इधर 60 है, उधर फ्रिक्शन है नेट आपका 20, तो ये हो जाएगा 60 - 20 अपॉन टोटल मास कितना है 6 + 4 यानी कि 10, यानी कि आंसर आ जाएगा बच्चों 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन में ट्रिक बताई थी, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास, तो नेट एक्सटर्नल में तो ये हो गया 6g और इधर एक्सटर्नल आपका फ्रिक्शन हो गया, तो 60 में से 20 गए, तो अब टेंशन तो इंटरनल है तो उसको तो हमें लेना ही नहीं होता एक्सेलरेशन की ट्रिक में, तो आपका काइनेटिक आ गया, एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये वाला जो ब्लॉक है वो आगे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। ठीक है, ये नीचे जा रहा है, तो टेंशन की ट्रिक क्या थी, अगर ब्लॉक नीचे जाता है बच्चों तो लॉज ऑफ मोशन में मैंने बताया था mg - a लगा देते हैं, मास है इसका 6, g की वैल्यू 10, a की वैल्यू कितनी है 4, तो आंसर आ जाएगा 36 न्यूटन। तो आप देख सकते हो किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम चुटकियों में निकाल सकते हैं अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आपको ट्रिक्स आती हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका सॉल्यूशन 20 न्यूटन, 4 और 36। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं ये हमारे 2 ब्लॉक हैं और ये हमारा एक ब्लॉक है। अब ये नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ में, ऑलरेडी यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन मेंशन है, सीधी सी बात है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में एग्जामिनर ये कह रहा है कि ये ब्लॉक मूव कर रहे हैं। देखो बच्चों फिर से ऐसे क्वेश्चन को उसी तरीके से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, एक्सेलरेशन होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। अब नीचे आपका क्या है mg है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स मतलब mg में से उन दोनों को घटा दो। ठीक है, तो इसका जो फ्रिक्शन हो जाएगा बच्चों, देखो जो फ्रिक्शन हो जाएगा वो होता है म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल क्या है बच्चों, mg है, और इसमें भी म्यू इंटू नॉर्मल मतलब म्यू mg है। ठीक है, तो आपका ये दोनों अपोजिट में है। ठीक है, तो म्यू mg प्लस म्यू mg अपोजिट में है, -2 म्यू mg हो गया। टोटल मास कितना है m + m + m यानी कि 3m है।
तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका कितना, यहाँ से अगर आप देखें तो इसको सॉल्व कर लो, तो आप अगर यहाँ पर mg कॉमन लो तो इधर बचेगा 1 माइनस 2 म्यू डिवाइड बाई 3m। बच्चों m से m कट गया तो आंसर क्या बचेगा एक्सेलरेशन का, ये बचेगा g 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3। तो आप यहाँ देख सकते हो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे को मिल गई है। ठीक है, आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आप समझ पा रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में कैसे करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो सेम आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, 100 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स है और ये आपका जा रहा है आगे की तरफ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर है तो इस पर ऐसे ऐसे फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि जिधर मोशन होती है उससे अपोजिट फ्रिक्शन लगता है, तो इधर फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। अपना काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू के इंटू नॉर्मल। तो इस वाले केस में काइनेटिक, क्योंकि नॉर्मल है आपका 40, तो काइनेटिक इस वाले केस में क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू यानी कि 0.5 और ये हो जाएगा 40 यानी कि आपका हो जाएगा 20 न्यूटन। फिर से इधर म्यू इंटू एम जी कर लो तो ये हो जाएगा बच्चों 0.5 इंटू 60 यानी कि 30 न्यूटन। तो मेरे को पता चल गया 30 न्यूटन ये है, 20 न्यूटन ये है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है बच्चों नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो इधर 100 लगा हुआ है, अपोजिशन में 20 प्लस 30 यानी कि 50 लगा हुआ है, टोटल मास है 4 प्लस 6 यानी कि 10। तो आंसर कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि मेरा जो ब्लॉक है वो ऐसे आगे की तरफ जा रहा है। अब ये टी टेंशन इसको खींच रही है, ठीक है ना, अब टी टेंशन इसको खींच रही है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या बताया था मैंने, जब लॉज ऑफ मोशन बताया तो मैंने आपको बताया था कि मान लो ये मेरा 6 kg का ब्लॉक है और इसको आगे टेंशन खींच रही है, तो पीछे की तरफ आपका फ्रिक्शन भी तो लगा है बच्चों। तो यहाँ पर टेंशन क्या होगी, टेंशन इसको खींच रही है तो इसके ऊपर m इंटू ए लगा दोगे, लेकिन आपको पीछे फ्रिक्शन को भी अपोज करना पड़ेगा, फ्रिक्शन को भी ओवरकम करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6 इंटू ए और फ्रिक्शन की वैल्यू है आपकी कितनी 30, तो ए की वैल्यू आपकी 5 है, तो 6 5 30 प्लस 60 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लॉज ऑफ मोशन में मैंने आपको बताया था कि पीछे अगर फोर्स लगा होता है तो उसको भी ओवरकम करना पड़ता है, उसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर पीछे फोर्स फ्रिक्शन लगा है तो टेंशन इस ब्लॉक को आगे की तरफ खींच रहा है, लेकिन इस पर जो नेट फोर्स लगा है यानी कि 6 इंटू ए वो तो है ही, लेकिन बच्चों फ्रिक्शन को भी ओवरकम करना पड़ेगा, तो फ्रिक्शन को भी खींचना पड़ेगा, फ्रिक्शन के अपोजिट यानी कि फ्रिक्शन प्लस आपका नेट फोर्स, तब जाके टेंशन आएगी। या फिर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इसको फ्री बॉडी डायग्राम से कर सकते हो, इधर टेंशन है इधर फ्रिक्शन है, तो क्योंकि ब्लॉक आगे जा रहा है तो टेंशन माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू नेट फोर्स। ठीक है, वो भी एक तरीका है, वैसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये आपका फाइंड आउट दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लाइड। आपको इस मास की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे ब्लॉक स्लाइड ना करे, मतलब ये वाला जो ब्लॉक है वो स्लाइड ना करे। क्योंकि बच्चों देखो, जब इसका मास बढ़ाओगे तो क्या होगा, इसका मास जब बढ़ाओगे तो ये और नीचे की तरफ mg बढ़ेगा, यानी कि नीचे की तरफ ये फोर्स बढ़ेगा और ये जल्दी खिंच जाएगा। तो कितना ये मतलब इसका कितना मिनिमम मास हो सकता है, सॉरी मैक्सिमम मास हो सकता है जिससे ये वाला ब्लॉक स्लाइड ना करे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, नीचे mg लगा है ऊपर फ्रिक्शन लगा है। मतलब अगर क्या हो, अगर ये वाला जो mg है मतलब जो अप्लाइड फोर्स है, भाई अप्लाइड फोर्स mg है, अगर वो आपका कम है लिमिटिंग फोर्स है उसके इक्वल है तो ये नहीं स्लाइड होगा। ठीक है, मतलब अगर mg इस पीछे लगने वाले लिमिटिंग फोर्स से क्या हो, या तो कम हो या इक्वल हो, तो ये स्लाइड नहीं होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, हमें पता चल गया कि अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से, लिमिटिंग फ्रिक्शन बच्चों FL है, FL मतलब क्या होता है म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल क्या हो जाएगा 5g, यानी कि इसका mg हमें नहीं पता, निकालना है। म्यू की वैल्यू बच्चों 0.4 है, 5g मतलब 50 हो जाएगा, यानी कि g की वैल्यू 10 होती है, ये हो जाएगा आपका 20, यानी कि 0 से 0 गया तो m आपका 2 आ गया। मतलब यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है कि जो हमारा मास है वो अगर मैक्सिमम 2 के इक्वल है तभी ऐसा हो सकता है कि आपका ये ना फिसले, अदरवाइज 2 से ऊपर जाओगे तो आपका अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से और आपका ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा कि मैक्सिमम मास सिर्फ 2 kg हो सकता है जिससे ये ब्लॉक स्लाइड ना करे। आई होप बच्चों कि आप ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में कर लोगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है मिनिमम वैल्यू बताओ m की जिससे ब्लॉक स्लाइड ना करे। तो m की मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करिएगा, इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, आप इसको होमवर्क में कर लीजिए। देखिए सॉल्यूशन आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आप इसको आसानी से कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है।
अगर सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है तो m की वैल्यू बताओ, ठीक है। और पिछले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में भी बता देना, है ना। तो यहाँ है, अगर सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है तो आपको m की वैल्यू बतानी है, इस मास की वैल्यू बतानी है। तो कैसे बताओगे बच्चों? अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ऐसे क्वेश्चन को करना बहुत आसान होता है। देखो अगर आप गौर से देखें बच्चों, तो ये 45 डिग्री के एंगल पर है सीलिंग से, ठीक है। तो मान लो ये यहाँ पर टेंशन T है, तो इसके दो कंपोनेंट कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये आपकी टेंशन T है, तो इसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल 45 है बच्चों, तो अल्टरनेट एंगल की वजह से ये भी 45 हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा T cos 45 और ऊपर वाला हो जाएगा T sin 45 और नीचे हो जाएगा बच्चों mg। और इधर आपका कितना है? इधर आपकी ये टेबल है ना, तो टेबल है तो इधर बच्चों क्या है? फ्रिक्शन है ना। सिंपल सी बात है भाई, पीछे आपका फ्रिक्शन है क्योंकि आपका म्यू है, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपका ये इक्विलिब्रियम में है। और मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन में इक्विलिब्रियम के अंदर बताया था कि जब भी फोर्स इक्विलिब्रियम में होते हैं तो राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल हो जाती है, अपर साइड लोअर साइड के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब है राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल, अपर साइड लोअर साइड के इक्वल, दैट इज द इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर बच्चों ये जो इधर वाला फोर्स है वो इधर वाले फोर्स के बराबर, जो ऊपर वाला फोर्स है वो नीचे वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो ये T cos 45 है, ये T sin 45 है, इधर आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा है और इधर आपका mg लगा है। लिमिटिंग क्यों है बच्चों? काइनेटिक क्यों नहीं है? क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है, सिस्टम रेस्ट में है, क्योंकि इक्विलिब्रियम बोला गया है। तो यानी कि क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो अपर वाले लोअर के बराबर, राइट वाले लेफ्ट के बराबर। तो यानी कि बच्चों जो मेरा mg है वो T sin 45 के बराबर, जो मेरा T cos 45 है वो fl के बराबर, ठीक है। तो mg अपॉन fl आ जाएगा आपका, t से t कट जाएगा, tan 45 आ गया। तो अब यहां से अगर आप देखें बच्चों तो fl की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी mg, मतलब देखो भैया सिंपल सी बात है, mg मतलब हमें निकालना ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा mg, है ना। तो यहां से ये tan m हो गया और ये tan 45 1 होता है बच्चों। तो बस कुछ नहीं किया है, tan 45 को इसके अपॉन में ले आए, fl को उधर ले गए, तो यहाँ से fl की वैल्यू tan m आ गई, ठीक है। अब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो तो कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप इसमें देखो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकाल सकते हो? लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल सकते हैं म्यू इंटू नॉर्मल से। तो म्यू की वैल्यू बच्चों 0.4, नॉर्मल की वैल्यू कितनी है? 50 है, तो आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया 20, यानी कि हमने यहाँ 20 लिखा, ये tan m के बराबर, मास की वैल्यू 2 kg आ गई। देखा आपने कितनी आसानी से क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर म्यू की वैल्यू 1/2√3 है तो आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है एफ की, जिससे ब्लॉक आपका स्लाइड ना करे। मतलब ऊपर से आपने एक फोर्स लगाया है एफ, आपको बताना है कि इस एफ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिससे ब्लॉक स्लाइड ना करे, ठीक है। तो बच्चों देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का सिंपल आसान मेथड है, आपको एफ की मिनिमम वैल्यू बतानी है। देखो नीचे की तरफ आपका क्या लगा है बच्चों? नीचे की तरफ लगा है mg cos थीटा और ऊपर की तरफ आपका नॉर्मल लगा है, ठीक है। यानी कि यहां पर जो नॉर्मल होगा वो mg cos थीटा के बराबर नहीं होगा, वो आपका नॉर्मल प्लस नॉर्मल जो होगा वो f प्लस mg cos थीटा के बराबर होगा, क्योंकि f भी नीचे की तरफ लगाया अगर आप गौर से देखें तो, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको यही गेम है समझने का कि ये जो नॉर्मल है वो f प्लस mg cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है। और इधर की तरफ क्या लगा है? mg sin थीटा। तो बस आपको क्या करना है, आपको सब चीज़ों को बराबर करना है, क्योंकि आपका म्यू दिया है, मतलब सरफेस आपकी फ्रिक्शन वाली है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर फ्रिक्शन भी लगेगा, ठीक है, ऊपर आपका फ्रिक्शन भी लगेगा। तो सारी चीज़ों को इक्वल करेंगे। देखो यहाँ पर आप अगर देखें तो ये आपका mg sin थीटा हो गया, ये आपका mg cos थीटा हो गया, ऊपर आपका F फोर्स दिया है और नॉर्मल ऊपर की तरफ होता है, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। अब बच्चों देखो बहुत आसान है, जो हमारा नॉर्मल है, क्योंकि देखो F फोर्स और 2g cos 30 ये दोनों एक ही साइड में है, तो नॉर्मल आपका F प्लस 2g cos 30 के बराबर हो जाएगा। बराबर क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों देखो ये जो ब्लॉक है ये कोई ऊपर उड़ तो नहीं रहा या इसमें दस तो नहीं रहा, मतलब ये ऊपर नॉर्मल ये वाले जो फोर्स हैं वो इसके बराबर होनी चाहिए, तभी ब्लॉक स्टेबल रहेगा। हाँ, नीचे वाले फोर्स और ऊपर वाले फोर्स का मैं देखूंगा, लेकिन बच्चों ये समझो कि ना तो ये इसके अंदर जा रहा है प्लेन के और ना ही उड़ रहा है वो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले फोर्स इसके बराबर रहे होंगे तभी तो वो अपनी जगह पर सेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल आपका f प्लस 2g cos 30 के बराबर होगा, क्योंकि f भी अंदर की तरफ है और 2g cos 30 भी अंदर की तरफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मल आपका f प्लस 2g cos 30 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर f की वैल्यू f 2g cos 30 होता है बच्चों tan√3, क्यों? क्योंकि g की वैल्यू 20, ये हो जाएगा 20, cos 30 होता है √3/2, तो कट पिटा के tan√3 आ गया। मेरे को नॉर्मल की वैल्यू tan√3 प्लस f मिल गई, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है मिनिमम वैल्यू ऑफ f बताओ जैसे ब्लॉक स्लाइड ना करे। तो बच्चों ब्लॉक स्लाइड ना करने की कौन सी कंडीशन होती है? उसकी कंडीशन होती है कि जब f अप्लाइड आपका कम होता है,
एफ लिमिटिंग से, है ना। तो अपनी ये कंडीशन होती है ब्लॉक रेस्ट पे होने की जब फ्रिक्शन ज़्यादा होता है अप्लाइड फोर्स से। तो अप्लाइड फोर्स कितना है भैया, 2g sin थीटा, तो 2g sin 30 अप्लाइड हो गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका म्यू इंटू नॉर्मल कर दिया, 2g sin 30 को 10 आ जाएगा। म्यू की वैल्यू 1/2√3 क्वेश्चन में दी है, नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से मैंने पुट कर दी, तो इसको सॉल्व कर लो। 2√3 से ये काटा तो आपका 10√3 एफ से छोटा आ गया, ठीक है। तो मेरे को पता चला कि मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है एफ की वो आपकी 10√3 हो सकती है ना बच्चों। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे, कैसे इसको करेंगे, ठीक है, एग्जीक्यूट। तो ये तो आप कर ही लोगे, इसको काटा कूटी कर लेना और यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा 10√3 आपका एफ के, मतलब आप हमें जो निकालना था वो एफ की वैल्यू निकालनी थी। तो एफ आपका जो हो सकता है यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू एफ की हो सकती है वो 10√3 हो सकती है, जिससे वो स्लाइड ना करे, ठीक है। चलो अब ट्रॉली वाले क्वेश्चंस करते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ट्रॉली पर ए एक्सेलरेशन लगा हुआ है, ये मास एम है, ये म्यू है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बताओ सिस्टम की, जिससे आपका जो ब्लॉक है वो स्लाइड ना करे विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक है। ट्रॉली के रेस्पेक्ट में बताना है, इसका मतलब समझ रहे हो, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में बताने का मतलब जो हमारा ऑब्जर्वर है वो इसके अंदर बैठा है ना, मतलब ट्रॉली की नज़र से देखना है, ग्राउंड पे रह के नहीं देखना, ट्रॉली की नज़र से देखना है। तो मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गया, क्योंकि ये जो ट्रॉली है वो एक्सेलरेटिंग है, और जब भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेशन में होता है तो आपका हमें सूडो फोर्स लगाना होता है। तो नीचे आपका mg है, ठीक है। अब देखो नीचे mg है, ऊपर फ्रिक्शन होगा, इसमें ऊपर फ्रिक्शन क्यों होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर वर्टिकल वाला सीन आ गया, जब दीवार से वर्टिकल ब्लॉक होता था, है ना। तो नीचे आपका mg हो जाएगा, ऊपर फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर ये नॉर्मल हो जाएगा और ये आपका सूडो फोर्स हो जाएगा। सूडो फोर्स यहीं पर क्यों होगा, ठीक है। देखो सूडो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, सूडो फोर्स वहां होता है जहां एक्सेलरेशन का अपोजिशन होता है, मतलब अगर एक्सेलरेशन राइट में तो सूडो फोर्स लेफ्ट में होगा, सीधी सी बात है। तो सूडो फोर्स इसके पीछे लगेगा, क्यों लगाया, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये सब सिखाया था मैंने लॉज ऑफ मोशन में, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देखो। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसीलिए मैंने सूडो फोर्स लगाया, ठीक है। तो मेरा नॉर्मल सूडो फोर्स के बराबर है, क्योंकि ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों सीधी सी बात है, आपको ब्लॉक स्लाइड नहीं करना है, मतलब एफ अप्लाइड आपका कम है एफ लिमिटिंग से, कम या इक्वल है, ठीक है, तभी ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। तो बच्चों क्या करना है, बहुत आसान है, एफ अप्लाइड एफ लिमिटिंग से कम या ज्यादा लगा दो, ठीक है, मतलब कम या ज्यादा मतलब कम या इक्वल। तो एफ अप्लाइड है बच्चों mg, और एफ लिमिटिंग कितना होता है, म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू ma, आपने ma रखी, m से m कट गया, तो एक्सेलरेशन g बाई म्यू के बराबर आ गया, मतलब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो आपकी g बाई म्यू से ज़्यादा या फिर उसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि आपका मिनिमम वैल्यू आ गई g बाई म्यू और मैक्सिमम इससे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको समझ आया होगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे चुटकियों में अप्रोच करते हैं। चलो अब की बार अलग टाइप के ट्रॉली के क्वेश्चंस हैं। इस ट्रॉली के क्वेश्चंस में क्या है बच्चों, ये आपकी ट्रॉली है जिसका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की तरफ से आगे की तरफ एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर अब की बार आपका ये ट्रॉली ट्रक है और ट्रक पे ये 1 kg का ब्लॉक है और इसमें फ्रिक्शन है 0.6 का, ट्रॉली की सरफेस और इस पे ब्लॉक पे। अब नीचे mg है, ऊपर नॉर्मल है, ठीक है, पीछे लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। आपको बताना है इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग करेगा, ये भी विद रेस्पेक्ट टू ट्रक ही बताना है, ठीक है। तो यहां पर भी सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। तो बच्चों देखो सीधी सी बात है ना, वो कह रहा है कि ब्लॉक पर कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा, ठीक है। ब्लॉक रखा हुआ है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ब्लॉक रेस्ट पर है, ठीक है। बच्चों देखो ट्रक आगे की तरफ जा रहा है तो ट्रक के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो फोर्स ऑफ सूडो फोर्स आएगा, क्योंकि ट्रक का एक्सेलरेशन आगे है तो सूडो फोर्स पीछे लगेगा, तो हमने सूडो फोर्स पीछे लगा दिया, ठीक है। अच्छा ऊपर नॉर्मल, नीचे mg है ना, और पीछे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग गया। अब यहाँ पर बच्चों हमें सारी चीज पता है, हमें बस इसको सॉल्व करना है, क्योंकि कह रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ब्लॉक निकालना है। तो क्या होता है, म्यू इंटू mg होता है। तो अगर आप देखें बच्चों तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू mg, तो ये हो जाएगा 6 न्यूटन, है ना। अब एफ अप्लाइड अगर आप देखें इस ब्लॉक पर कितना है, मतलब ये ब्लॉक अगर ट्रक आगे जाएगा तो ब्लॉक पीछे की तरफ धकेलेगा, तो ब्लॉक पर एफ अप्लाइड आपका ma है। अगर ये ma, आप समझो अगर ये ma कम है लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो ब्लॉक रेस्ट पर होगा, ठीक है। तो बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 है, मास की वैल्यू है 1, तो ma की वैल्यू कितनी आ गई, अगर आप देखें तो जो एफ अप्लाइड है वो मेरा 5 न्यूटन आ गया, जबकि मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन 6 न्यूटन है। मतलब क्या हुआ, ब्लॉक रेस्ट पर है और ब्लॉक जब रेस्ट पर होता है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एफ अप्लाइड के बराबर होता है। तो अपना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, 5 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन था ना, लेकिन वो तभी आसान है जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन और पिछले में अंतर है, इसमें ब्लॉक रेस्ट पर नहीं होगा, इसमें ब्लॉक मूव करेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, अगर ट्रक स्टार्ट करता है रेस्ट से, मतलब ये ट्रक है वो आपका रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, और एक्सेलरेशन इसका 2 है, ट्रक का एक्सेलरेशन 2 है। कैलकुलेट दी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रक व्हेन द ब्लॉक फॉल ऑफ द ट्रक। आपको बताना है कि ये ट्रक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जब ब्लॉक आपका फॉल कर जाएगा ट्रक से। देखो यार, ब्लॉक आपका 4 मीटर दूरी पर रखा हुआ है फॉल करने से, मतलब ये हुआ कि ब्लॉक को 4 मीटर की दूरी तय करनी है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब ये ब्लॉक 4 मीटर की दूरी तय कर लेगा तब ट्रक कितना दूरी तय कर लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमें ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, है ना। तो बच्चों देखो, क्योंकि ब्लॉक देखो सिंपल सी बात है, ट्रक आगे जा रहा है तो ब्लॉक पर सूडो फोर्स पीछे लग गया, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, 4 मीटर को उसको डिस्टेंस कवर करनी है। यानी कि मुझे अगर ये पता चल जाए कि कितने टाइम में ब्लॉक 4 मीटर की दूरी तय करेगा तो मैं डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रक आसानी से निकाल लूंगा, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस पता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, क्योंकि ट्रक इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। अगर मुझे एक्सेलरेशन तो पता है 2 दिया है, अगर मुझे टाइम पता चल जाए कि ब्लॉक कितना टाइम लगा रहा है गिरने में 4 मीटर दूरी में, तो आपको सारा गेम आपका हो जाएगा। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, देखो ब्लॉक को देखते हैं। ब्लॉक पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो म्यू इंटू नॉर्मल होता है, तो म्यू की वैल्यू 0.15 है और आपका नॉर्मल 200 है। अगर आप देखें बच्चों तो म्यू की वैल्यू 0.15 दी है और नॉर्मल आपका mg के बराबर है, 20 kg के हिसाब से 200 हो गया। तो मेरे को जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पता चला वो 30 न्यूटन पता चला। ठीक है, अब जो अप्लाइड फोर्स है वो ma के बराबर है। अगर आप गौर से देखें तो अप्लाइड फोर्स इस सूडो फोर्स के बराबर है इस ब्लॉक के ऊपर, क्योंकि यही तो है जो इसको धक्का लगाएगा आगे की तरफ, उधर की तरफ खींचेगा। तो मतलब ये हुआ ma कौन सा है, ट्रक वाला एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों ये हो जाएगा 20 × 2 यानी कि 40 न्यूटन। मतलब क्या हुआ, इस बार अप्लाइड फोर्स ज्यादा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, मतलब अब की बार ब्लॉक आपका मूव करेगा और एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो 40 - 30 अपॉन हमने 20 कर दिया, तो हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मेरा एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, मेरे को ब्लॉक का एक्सेलरेशन मिल गया। अब मेरे को ब्लॉक का एक्सेलरेशन मिल गया तो मेरे को क्या निकालना है कि कितना टाइम लगाएगा ब्लॉक उस 4 मीटर को कवर करने में। ठीक है, तो मेरे को डिस्टेंस कवर्ड बाई ब्लॉक 4 मीटर दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। अगर आप देखें बच्चों तो ये 4 मीटर आपको दे रखी है। ठीक है, डिस्टेंस दे रखी है क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पर था, तो ut 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर, a मतलब मैंने निकाल लिया ब्लॉक का एक्सेलरेशन, t मुझे निकालना है कितना टाइम लगाएगा। तो मैंने क्या किया, ये 0 कर दिया, हाफ की जगह हाफ, एक्सेलरेशन आपका हाफ, t मुझे निकालना है, तो t की वैल्यू 4 सेकंड आ गई। मतलब ब्लॉक को 4 सेकंड लगेंगे 4 मीटर कवर करने में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जितनी देर में ब्लॉक आपका 4 मीटर कवर करेगा, ट्रक उतनी देर में कितनी दूरी कवर करेगा। तो बच्चों ट्रक कितनी करेगा, देखो जो ट्रक की दूरी है वो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर है। तो ट्रक रेस्ट पर था शुरू में, एक्सेलरेशन ट्रक का 2 दे रखा है। अगर आप देखें तो ट्रक का एक्सेलरेशन आपका 2 है और टाइम लग रहा है 4 सेकंड ब्लॉक को, तो 16 मीटर की दूरी तय करेगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में कर दोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला, पेन चलाते रहोगे, समझ नहीं आएगा करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, वर्क फ्लो क्लियर होना चाहिए माइंड में, वो तभी होगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें अच्छी प्रैक्टिस है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, देखो यहां पर ये मान लो हमारा एक ब्लॉक है, इस पर आगे की तरफ एफ फोर्स लगा है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल है, नीचे की तरफ mg है। तो इसका एक सिनेरियो क्या बनेगा, यहां पर अगर आप देखें बच्चों तो जो ऊपर की तरफ नॉर्मल है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन है, अगर मैं इसका नेट फोर्स निकालूं तो ये नेट आर मुझे रिएक्शन रिजल्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर है 90 डिग्री पर है, तो अंडर रूट n² प्लस fs का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक चीज देखो अगर fs मिनिमम आपका 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि बच्चों देखो मेरे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो अंडर रूट n² प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन का स्क्वायर है। अगर मान लो मेरे पास fs की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है भाई, देखो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होती है। तो मैंने अगर fs मिनिमम ले लिया यानी कि 0 ले लिया तो मेरे को जो रिएक्शन है, मेरे को जो रिजल्टेंट है वो मिनिमम मिलेगा। कितना मिलेगा, अगर ये वैल्यू में 0 कर दूं तो मेरे को ये केवल नॉर्मल के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये मेरा ब्लॉक है, ऊपर नॉर्मल है, नीचे mg है। ठीक है, क्योंकि जो fs इधर लगाता है स्टैटिक फ्रिक्शन वो मैंने 0 ले लिया, तो मेरे को क्या समझ आएगा, यहां से नॉर्मल आपका मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अब मैं पहले आपको दूसरा पॉइंट बताता हूं, बाद में बाकी चीज बताऊंगा। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि मैं फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ले लूं, और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। यानी कि मैंने क्या किया, fs मैक्स ले लिया यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ले लिया म्यू एस इंटू नॉर्मल। तो आर मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, नॉर्मल का स्क्वायर प्लस fs का स्क्वायर, और fs की वैल्यू है म्यू एस इंटू एन का होल स्क्वायर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को मिलेगा ये वाली चीज n अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर। ठीक है,
तो बच्चों देखो, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो बेसिकली वो यही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, ये मेरा नॉर्मल है और ये मेरा आर मैक्स है। आर मैक्स का मतलब रिजल्टेंट जो आ रहा है मेरा, उसकी ये मैक्सिमम वैल्यू है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है नॉर्मल के साथ में वो लैम्डा एंगल बना रही है, तो इसी को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो पहले तो ये समझने की कोशिश करो, इसका मतलब समझाने से पहले इसकी कैलकुलेशन देख लो, इसका फॉर्मूला देख लो। जो मेरा tan लैम्डा होगा वो क्या होगा, tan लैम्डा होगा FL अपॉन नॉर्मल, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस के हिसाब से समझ लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के हिसाब से समझ लो, FL अपॉन नॉर्मल। जो मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो म्यूएस इंटू नॉर्मल होता है, म्यूएस इंटू नॉर्मल होता है, नॉर्मल से नॉर्मल कट गया, tan लैम्डा मेरा म्यूएस के बराबर आ गया। इसका मतलब आप समझो यहाँ पर बच्चों, देखो इसका मतलब ये हो गया कि tan लैम्डा मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा जो लैम्डा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करूं तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ब्लॉक आपका रेडी टू मूव कंडीशन पे है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा हुआ है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लगी हुई है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर मैंने निकाल लिया तो मैं ये मान सकता हूं कि ब्लॉक मेरा रेडी टू मूव कंडीशन पे है, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये बेसिक सी बात क्लियर समझ आई होगी कि मुझे इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है। मुझे ये पता चल रहा है कि आपका, इससे मुझे ये पता चलेगा कि अगर जो म्यू एस है, सपोज हमारा यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, तो हमें म्यू एस की वैल्यू पता चल जाएगी, म्यू एस दे रखा है तो लैम्डा की वैल्यू पता चल जाएगी, और मुझे ये पता चल जाएगा कि ब्लॉक रेस्ट पर है, मूव कर रहा है। क्योंकि अगर देखो सीधी सी बात है, अगर tan लैम्डा म्यू एस के बराबर है तो मतलब ब्लॉक रेडी टू मूव कंडीशन पे है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा हुआ है, और अगर tan लैम्डा म्यू एस से ऊपर आ रहा है मतलब आपका ब्लॉक मूव कर चुका है, मतलब मूविंग कंडीशन में है, और अगर आपका जो है tan लैम्डा वो कम आ रहा है मतलब अभी भी रेस्ट पर है। तो इसका बस इतना सा पर्पज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी हुई है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन denotes ready to move condition of a body on a rough horizontal surface। rough horizontal surface पर, यानी कि horizontal surface पर ready to move condition को एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिनोट करता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऐसे होता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, देखो जैसे ही horizontal surface पर था वो होता है इंक्लाइन प्लेन के लिए, ठीक है, उसको देख लेते हैं। देखो एंगल ऑफ रिपोज होता है अल्फा, उससे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, अल्फा का भी वही इंपॉर्टेंस है। मतलब देखो अगर अल्फा ज़्यादा हो जाएगा, ये जो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है थीटा, अगर अल्फा इससे ज़्यादा हो जाएगा मतलब ब्लॉक मूव कर चुका है। अगर अल्फा थीटा के बराबर है मतलब ब्लॉक रेडी टू मूव कंडीशन पे है, और अगर अल्फा आपका थीटा से कम है मतलब ब्लॉक अभी रुका हुआ है। इसका मतलब ऐसे समझ लो कि ये जो सरफेस है बच्चों इंक्लाइन, अगर ये इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, मतलब अगर ये ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाएगी, ऐसे ऊपर की तरफ और हो जाएगी तो ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, ठीक है, और ये थोड़ा सा और प्लेन हो जाएगी तो ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा आसानी से। तो अल्फा मेरे को ये बताता है कि मैं कितना एंगल ले लूं जैसे में ये ब्लॉक नीचे गिर जाए या रेडी टू मूव कंडीशन पे आ जाए। तो बच्चों इतना ही इंपॉर्टेंस होता है। अब न्यूमेरिकली देख लेते हैं। देखो ये मेरा ब्लॉक है, इस पर नीचे mg sin थीटा लगा है, ये mg cos थीटा है, ऊपर नॉर्मल है, ठीक है, और ये पीछे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो देखो जो F अप्लाइड है वो F लिमिटिंग के बराबर आ गया, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पर है, रेडी टू मूव कंडीशन पे, तो लिमिटिंग F अप्लाइड आपका आ गया F लिमिटिंग के बराबर। तो F अप्लाइड है mg sin अल्फा, तो मेरे को यहाँ से क्या मिलेगा, जो tan अल्फा है वो म्यू एस के बराबर मिलेगा। जैसे वहाँ पर tan लैम्डा म्यू एस के बराबर था, यहाँ पर tan अल्फा म्यू एस के बराबर है, दोनों ही वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन इक्वल हो जाता है एंगल ऑफ रिपोज के, तो ब्लॉक आपका रेस्ट पर होता है लेकिन रेडी टू मूव कंडीशन पे होता है। तो दोनों का एक ही काम है, जो आपका अल्फा है या जो आपका लैम्डा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो चाहे एंगल ऑफ रिपोज हो, फर्क इतना है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल के लिए था, एंगल ऑफ रिपोज आपका इंक्लाइन प्लेन के लिए है। तो ये दोनों एक ही कंडीशन रिप्रेजेंट करते हैं कि ब्लॉक आपका रेडी टू मूव कंडीशन पे है। मतलब क्या हुआ कि अगर अल्फा की वैल्यू थीटा से ज्यादा है, मतलब ये थीटा है, अगर अल्फा की वैल्यू से ज्यादा आती है मतलब ब्लॉक आपका मूव कर चुका है। अगर अल्फा की वैल्यू थीटा के बराबर आती है मतलब ब्लॉक रेडी टू मूव कंडीशन पे है। अगर अल्फा की वैल्यू थीटा से कम आती है मतलब ब्लॉक आपका अभी मूव नहीं किया, रेस्ट पर है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बेसिक चीज समझ में आई होगी। चलो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंगल ऑफ रिपोज डिनोट्स रेडी टू मूव कंडीशन ऑन रफ इंक्लाइन सरफेस। अगर अल्फा आपका थीटा से ज्यादा है तो ब्लॉक रेस्ट पर है, ठीक है ना, और अगर थीटा आपका अल्फा से ज्यादा है तो ब्लॉक मोशन कर चुका है। सिंपल सी बात है। अल्फा आपका क्या डिनोट कर रहा है, अल्फा आपका ये डिनोट कर रहा है कि रेडी टू मूव कंडीशन है। अगर थीटा अल्फा से कम है अभी भी या उसके इक्वल है तो मतलब ब्लॉक रेस्ट पर है, ठीक है ना। और अगर अल्फा ज्यादा हो गया मतलब और झुक गया वो, है ना, मतलब और खड़ा सा हो गया वो ब्लॉक, तो जल्दी से ब्लॉक नीचे आ जाएगा, तो वो मोशन की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस इतना इसका इंपॉर्टेंस है, हमारे सिलेबस में मैंने आपको बता दिया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, ये मान लो इंक्लाइन प्लेन है, 30 डिग्री का एंगल है, 5 kg इसका ब्लॉक है और म्यू की वैल्यू 3/4 है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दी ब्लॉक एंड इट्स एक्सेलरेशन। आपको बताना है कि इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और क्या एक्सेलरेशन है। बच्चों देखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन की हमें बात करनी है। अगर आप गौर से देखें तो नीचे आपका क्या लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है mg sin थीटा और ऊपर लगा हुआ है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, और इधर लगा हुआ है नॉर्मल, ठीक है। तो बहुत आसान सी बात है, यहां पर आपको कह रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका ब्लॉक पे जो एक्ट कर रहा है उस मतलब वो बताओ और एक्सेलरेशन बताओ। बच्चों देखो, अब यहां पर इस क्वेश्चन को हम एंगल ऑफ रिपोज से करने की कोशिश करते हैं। देखो, हम जानते हैं कि जो एंगल ऑफ रिपोज है वो होता है tan अल्फा, वो होता है म्यू एस के बराबर, यानी कि म्यू एस की वैल्यू कितनी बच्चों, 3/4 है। तो यानी कि मेरे को पता चल गया कि अल्फा की वैल्यू 37 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मेरे को ये समझ आया कि जो मेरा अल्फा है वो 37 डिग्री है, मतलब इस ब्लॉक को गिरने के लिए कम से कम 37 डिग्री पर तो ब्लॉक इसको इंक्लाइन प्लेन को होना ही चाहिए। अगर 37 डिग्री से कम एंगल पर है तो ये ब्लॉक गिरेगा ही नहीं। मतलब ये हुआ कि ये ब्लॉक रेस्ट में है, और रेस्ट में होने का मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, एफ अप्लाइड के बराबर होता है। तो एफ अप्लाइड मतलब 5 × tan साइन थीटा मतलब साइन 30 यानी कि हाफ, तो आंसर आ गया ये 5 यानी कि 25। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे को जो यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन असल में मिलेगा वो एफ अप्लाइड के बराबर मिलेगा, और मेरा जो एफ अप्लाइड है वो 25 है, तो भाई मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये रेस्ट पर है। रेस्ट पर क्यों है, क्योंकि जो अल्फा है वो कम है थीटा से, मतलब जो थीटा है वो असल में कम है अल्फा से। एटलीस्ट मोशन में आने के लिए थीटा इक्वल टू, मतलब मोशन में आने के लिए थीटा ग्रेटर देन अल्फा होना चाहिए, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है। आई होप कि आप इसकी इंपोर्टेंस समझ गए होंगे कि क्या इसकी इंपोर्टेंस है, बस इससे ज्यादा कोई इंपोर्टेंस नहीं है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मोशन इन रफ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो आपको यहां पर दिखा है कि मोशन ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन। तो बच्चों देखो, रफ इंक्लाइंड प्लेन पे जो मोशन होता है वो 3 तरीके से पॉसिबल है। या तो आपका ब्लॉक ऊपर जाए तब पॉसिबल है, ब्लॉक नीचे आए तब पॉसिबल है। सिनेरियो 2 हो सकते हैं, या तो एक्सेलरेटिंग मोशन हो सकता है या कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है। तो अगर मैं इस सिनेरियो को देखूं तो ये इंक्लाइंड प्लेन है थीटा एंगल का, ये ब्लॉक m है जिसका मास m है, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन है, नीचे की तरफ mg sin थीटा है, और ब्लॉक नीचे जा रहा है a एक्सेलरेशन के साथ में। तो आपको आगे से इसका एक्सेलरेशन ध्यान रखना है, ऐसा मत करना पेपर में निकालने बैठ जाओ। सिर्फ ध्यान रखो माइंड में कि जब भी ब्लॉक नीचे जाता है a एक्सेलरेशन के साथ में तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है। क्या होता है, जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। आया कहां से, बहुत आसान है, मैंने क्या किया, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास लगा दिया। तो क्योंकि नीचे जा रहा है तो mg साइन थीटा में से फ्रिक्शन घटाया अपॉन टोटल मास। अब फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल होता है, तो म्यू इंटू नॉर्मल क्या होगा, mg कॉस थीटा। तो मैंने काटाकूटी करी, m से m हटाया, तो आपका केवल बचेगा जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। आपको एकदम ध्यान रखना है, आपको ये बार बार नहीं करना, आपको टाइम बचाना है, क्योंकि ये बार बार काम आएगा। तो याद रख लो, यूज इट वेयर ब्लॉकेज स्लाइडिंग, आपका जब ब्लॉक नीचे स्लाइड हो रहा है तब आएगा ये काम, ठीक है। चलो दूसरा सीन क्या हो सकता है, दूसरा सीन है सेकंड, जब आपका ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो क्या होगा ऐसे केस में बच्चों, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन बात यहां पर समझो कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब एक्सेलरेटिंग नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर के फोर्स और नीचे के फोर्स बराबर रहे होंगे तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा सकता है। तो मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये जो एफ एक्सटर्नल है ये इन दोनों के बराबर हो जाएगा। अब एक चीज आप जानते हो ना कि जब ब्लॉक ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन एक अपोजिट फोर्स है। तो इसका मतलब क्योंकि ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, क्योंकि ब्लॉक मूविंग है तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा, इसलिए मैंने एफ के लिखा है, ठीक है। और नीचे आपका mg sin थीटा भी है, और ऊपर की तरफ आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो उसको खींच रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन क्योंकि एफ एक्सटर्नल आपका इन दोनों के बराबर रहा होगा तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। तो जो एफ एक्सटर्नल है बच्चों वो क्या हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बराबर है तो इनको जोड़ दो, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू इंटू नॉर्मल यानी कि म्यू इंटू mg cos थीटा। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो mg sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। और इसको कब यूज करना है, जब ब्लॉक आपका ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर एक्सेलरेशन से जा रहा होता तो क्या करते, बड़े में से छोटा घटा देते, इसमें से अपोजिट वाला घटा देते, एंड दैट्स इट, ठीक है। अगला सिनेरियो, ब्लॉक नीचे जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब आपका ऊपर की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लगा है, लेकिन नीचे का जो mg sin थीटा है वो काफी बड़ा है। अब क्योंकि नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन ऊपर लग गया, तो जो mg sin थीटा है वो एफ एक्सटर्नल प्लस एफ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इक्विलिब्रियम हो गया। तो एफ एक्सटर्नल आपका किसके बराबर हो जाएगा, अगर एफ एक्सटर्नल की वैल्यू निकालनी है तो mg sin थीटा माइनस एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो उनको कैसे आप डील करोगे, ठीक है।
अब आते हैं डबल ब्लॉक सिस्टम। अब ये डबल ब्लॉक सिस्टम बच्चों एक तरीके से एक अलग ही कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो इसको समझ लेते हैं। थोड़ा सा कठिन है कई बच्चों के लिए, लेकिन आज के बाद आपको शायद ना कठिन लगे। तो बच्चों देखो, डबल ब्लॉक सिस्टम में क्या होता है, 2 ब्लॉक होंगे, क्वाइट क्लियर है। अभी तक हम 1 ब्लॉक देख रहे थे, यहाँ पे डबल ब्लॉक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सो दैट बोथ द ब्लॉक मूव टुगेदर विद द सेम एक्सेलरेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स निकाल लो जो आपके दोनों ब्लॉक को साथ लेके चलेगा, ठीक है। या फिर आप क्या करो, दोनों ब्लॉक को इंडिविजुअली चेक कर लो। तो मेरे हिसाब से मैं आपको जो बता रहा हूं उसको फॉलो करें। देखो, मैं आपको अभी सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, आप बस देखते जाओ, समझते जाओ। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जैसे मान लो ये दोनों ब्लॉक हैं, ठीक है। अब ये जो 2 ब्लॉक हैं इस पर आपका ये कोई F फोर्स लगा हुआ है नीचे वाले ब्लॉक पे, ठीक है। तो बच्चों देखो, हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है ये दोनों ब्लॉक अलग अलग चल रहे हैं या एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि अलग अलग चल रहे हैं या एक साथ चल रहे हैं। तो बच्चों देखो, मैंने यहां पर जो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू है उसका फॉर्मूला आपको बताया है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। मैंने यहां पर ये बताया है कि जब आप मैक्सिमम फोर्स निकालोगे तो आपको ये पता चलेगा कि दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं या फिर अकेले अकेले चल रहे हैं। देखो, F मैक्स का मतलब वो फोर्स है जो इन दोनों ब्लॉक्स को, मतलब मान लो F मैक्स की वैल्यू 50 न्यूटन है, तो 50 न्यूटन वो फोर्स है जो इन दोनों ब्लॉक को एक साथ चला के रख पाएगा। 50 न्यूटन से कम पे रखोगे तो दोनों एक साथ चलेंगे, लेकिन 50 से ऊपर निकल जाओगे तो दोनों ब्लॉक अलग अलग भाग जाएंगे, ठीक है। मतलब एक आगे चलेगा तो एक पीछे चलेगा, या फिर जैसे भी है। तो बच्चों सीधी सी बात है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो F मैक्स की वैल्यू मैंने निकलवाई है ये बेसिकली वो मैक्सिमम फोर्स है जो इन दोनों ब्लॉक्स को एक साथ ले जाने के लिए चाहिए। अगर आप इससे ऊपर गए तो अलग अलग चलेंगे ब्लॉक, और इससे कम रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब ये जो आपका F अप्लाइड है, जो आप खींच रहे हो ब्लॉक्स को, ये आपका कम होना चाहिए F मैक्स से, तभी ऐसा हो सकता है कि दोनों एक साथ चलें। अगर ये F मैक्स से ज्यादा हो गया तो फिर इसका मतलब क्या है कि आपका ये M1 अपने आगे की तरफ अकेला आ जाएगा और M2 पीछे रह जाएगा, या फिर दोनों अलग अलग मूव करने लगेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा, ठीक है। तो अगर 2 ब्लॉक है और फ्रिक्शन केवल दोनों ब्लॉक्स के बीच में है म्यू, तो आपका F मैक्स होगा M1 + M2 × म्यू जी, ठीक है। मतलब ये मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू है जो दोनों ब्लॉक्स को एक साथ लेके चल सकती है। अगर इससे ऊपर गए तो दोनों अलग अलग भाग जाएंगे। अगर यहां पर मान लो दोनों जगह फ्रिक्शन है, ऊपर भी है नीचे भी है, सरफेस के साथ में भी है, दोनों ब्लॉक के बीच में भी है, और F फोर्स आपका लगा हुआ है नीचे वाले ब्लॉक पे, तो F मैक्स की वैल्यू क्या होगी, M1 + M2 × म्यू1 + म्यू2। बस यहां पर क्योंकि एक ही जगह फ्रिक्शन था तो यहां म्यू आया था, यहां पर दोनों जगह तो दोनों जोड़ दिए आपने, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। चलो, तीसरा केस पॉसिबल क्या हो सकता है कि आपका यहां पर बेसिकली ये रफ है। देखो बच्चों, इसमें क्या था, ये B वाला है जो मैंने ये बताया है, ये वाला है ना, ये मैंने उधर लिख दिया है, ठीक है। तो आप यहां देख लेना। तीसरा केस पॉसिबल है आपका ये वाला, जब आपके 2 ब्लॉक हों लेकिन फोर्स आपका ऊपर वाले पे लगा हो, ठीक है। तो लेकिन यहां पर फ्रिक्शन आपका इन दोनों के बीच में है, तो यहां पर F मैक्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू M2/M1 × G, M1 + M2, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लोगे तो बढ़िया है। हालांकि मैं मेथड नंबर 2 भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप इनको कर सकते हो, ठीक है। चलो, आई होप बच्चों कि आपको एक क्लियरली समझ आया होगा कि मैंने जो अभी बताया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि मैक्सिमम कितना फोर्स इन दोनों को एक साथ लेके जाया जा सकता है। तो F मैक्स की वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए, जिससे आप मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू निकाल लें और कंपेयर कर लें जो अप्लाइड फोर्स है उसको मैक्सिमम फोर्स से। अगर अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फोर्स से ज्यादा है तो दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेंगे, अगर अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फोर्स से कम है तो दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं, देखो भाई, यहां पर है 6 kg का और 4 kg के 2 ब्लॉक हैं, और आपका 30 न्यूटन का एक फोर्स है, म्यू के और म्यू एस आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में एग्जामिनर क्या पूछता है, एक्सेलरेशन पूछेगा दोनों ब्लॉक्स का। आपसे पूछेगा कि आप 4 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ और आप 6 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ, ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो कैसे बताओगे, बहुत आसान है। देखो, आपको पहले ये चेक करना है कि ये दोनों एक साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे, क्योंकि अगर ये एक साथ चलेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम आएगा, अगर ये अलग अलग चलेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों देखो, क्योंकि फ्रिक्शन आपका केवल ऊपर दिया गया है, नीचे नहीं है। अगर मैंने ऊपर लिखा है मतलब इन दोनों के बीच में, मैंने नीचे भी लिखा है मतलब सरफेस के साथ में भी फ्रिक्शन है, ठीक है। सरफेस के साथ फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ ऊपर फ्रिक्शन है, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एफ मैक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, m1 प्लस m2 म्यू इंटू जी, क्योंकि एक ही जगह फ्रिक्शन था तो म्यू आया, दोनों जगह होता, दोनों ब्लॉक के नीचे होता तो म्यू1 प्लस म्यू2 आ जाता। तो बच्चों यहां से हमने निकाल लिया, सारी वैल्यूज पुट कर दी है ना, तो ये 50 न्यूटन आ गया। मतलब क्या हुआ कि जो मैक्सिमम फोर्स है इन दोनों को साथ लेके जाने का वो 50 न्यूटन हो सकता है। मतलब ये हुआ कि अगर ये जो आप खींच रहे हो जो इसको, तो अगर ये फोर्स 50 से ऊपर आप लेके चले गए तो ऐसे केस में क्या होगा, 50 से ऊपर आप लेके चले गए तो ऐसे केस में ये होगा कि आपके दोनों ब्लॉक अलग अलग भाग जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये 50 से कम है तो दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे, तो इसका मतलब दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो सिस्टम का एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो आपका मैक्सिमम फोर्स उन दोनों को अलग करने के लिए चाहिए वो कम है अप्लाइड फोर्स से, मतलब ज्यादा है अप्लाइड फोर्स से। मतलब क्या हुआ कि अभी भी हम सेफ जोन में हैं। तो यानी कि अब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन तो हम निकाल ही लेंगे। भैया इसका पूरे का सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, आपको एक्सटर्नल फोर्स दिया है और टोटल मास आपको पता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन नेट टोटल मास, यानी कि 30/10। तो आंसर आ जाएगा 30/10 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या आएगा, अगर आप एक चीज देखें बच्चों, तो ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है, ठीक है, देखो जब ये आगे की तरफ जाएगा तो पीछे की तरफ आपका एक फ्रिक्शन लगा है, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन है बच्चों, अगर आप गौर से देखें, ये जो फ्रिक्शन है ये इस वाले के लिए नेट फोर्स के लिए काम करेगा, है ना। ये जो फ्रिक्शन इस वाले 6 kg पे जो लगा हुआ है ये एक तरीके से 4 kg वाले पे नेट फोर्स है, ठीक है। तो बच्चों सीधी सी बात है, तो क्योंकि इसके लिए फ्रिक्शन नेट फोर्स है तो यहाँ पर आपका ये फ्रिक्शन 4a के बराबर आ जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो a की वैल्यू 3 है, यानी कि 12 न्यूटन का फ्रिक्शन आपका इस पे लगा हुआ है 4 kg वाले पे। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आप इसको समझ रहे होंगे। आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, क्योंकि ब्लॉक मूव कर रहा है तो यहाँ पर क्या कर सकते थे, काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल सकते थे 0.3 इंटू 40 करके, है ना, म्यू इंटू नॉर्मल करके, तो भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो एक ये आपको समझ आया। तो यहां लिखा हुआ है ब्लॉक्स आर मूविंग साइमल्टेनियसली। क्यों, क्योंकि जो आपकी मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू चाहिए इन दोनों को अलग अलग करने के लिए वो 50 न्यूटन है, जबकि हमने केवल 30 लगाई है। तो ये 30 न्यूटन इन दोनों को अलग अलग नहीं कर पाएगा, 30 न्यूटन से ये एक साथ चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 3 kg है, ये 7 kg है। आपने 60 न्यूटन का फोर्स लगाया 7 kg वाले पे, और इधर आपका 0.4 और 0.2 का फ्रिक्शन है, मतलब केवल आपका इधर दोनों ब्लॉक्स के बीच में। अगर मैं नीचे लिखता तो समझ लेना कि 7 kg का सरफेस के साथ में भी है। तो अब यहां पर क्या है, आपने 60 न्यूटन का फोर्स लगाया है इसको खींचने के लिए। तो बच्चों 60 न्यूटन का फोर्स लगाने का मतलब क्या है, 60 न्यूटन का फोर्स लगाने का मतलब है अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है। क्योंकि बच्चों फिर से वही चीज है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको पहले इस वाले केस में एफ मैक्स बताया था वही इस वाले केस में एफ मैक्स निकालने के काम आएगा। तो आपने क्या किया, एफ मैक्स निकाल लिया। एफ मैक्स की वैल्यू m1 प्लस m2 इंटू म्यू एस इंटू जी। तो आपने दोनों वैल्यू पुट करी, 7 प्लस 3 इंटू 0.4 इंटू 10। तो आपको एफ मैक्स की वैल्यू यहाँ से 40 न्यूटन मिली, ठीक है, जबकि ये कितना है 60 न्यूटन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब की बार जितना मैक्सिमम फोर्स इन दोनों को एक साथ रखने के लिए चाहिए उससे ज्यादा आपने लगा दिया, मतलब दोनों अलग अलग भागेंगे, ठीक है। तो अब की बार पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ना निकाल के हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का अलग अलग ही होगा। और बच्चों पूरा सिस्टम मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा, ठीक है। तो पीछे काइनेटिक लग गया, और मैंने क्या बताया, जो इसके लिए काइनेटिक होगा, जो इसके लिए फ्रिक्शन होगा वो ऊपर वाले ब्लॉक के लिए नेट फोर्स हो जाता है। तो क्योंकि ये फ्रिक्शन इसके लिए काइनेटिक है तो इसके लिए नेट फोर्स हो जाएगा। तो बहुत आसान है। 7 kg वाले के लिए एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो बड़े में से छोटा घटा दोगे, टोटल मास कितना है 10 है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों सीधी सी बात है, तो सबसे पहले आप 7 kg वाले पे देखो, 7 kg वाले की देखोगे तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स होगा बच्चों नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 60 माइनस एफ के कितना है हमारा, एफ के निकाल लो म्यू के इंटू नॉर्मल से। तो हमारा एफ के की वैल्यू यहां पर हम निकाल लेते हैं, एफ के हो जाएगा म्यू के इंटू नॉर्मल, म्यू के की वैल्यू 0.2, नॉर्मल की वैल्यू 30। अगर आप गौर से देखें बच्चों तो क्योंकि फ्रिक्शन नीचे तो है ही नहीं, केवल यहां पर है, तो नॉर्मल बेसिकली 30 ही तो होगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो यहां पर है केवल, ठीक है। 7 kg से कोई मतलब ही नहीं है। तो बच्चों यहां पर म्यू फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन ये हो जाएगा 0.2 इंटू 30, यानी कि आपका 6 न्यूटन। आपको फ्रिक्शन पता चल गया और अप्लाइड फोर्स आपको पता ही है 60 है। तो 60 में से 6 गए, टोटल मास कितना है बच्चों, क्योंकि हम 7 kg पे डील कर रहे हैं तो 7 kg लेना है, ठीक है। तो यहां से हमें 7.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी।
तो मैंने क्या बताया कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 3 kg वाले के लिए नेट फोर्स की तरह काम करेगा। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो मास इनटू एक्सेलरेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन 3 × a के बराबर लिख दो, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 6 है तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर/सेकंड², ठीक है। तो हमें क्या समझ आया कि अगर एफ मैक्स की वैल्यू आपकी ज़्यादा हो जाती है अप्लाइड फोर्स है, मतलब अगर अप्लाइड फोर्स आपका कम है जितना, देखो एफ मैक्स असल में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों ब्लॉक को अलग करने के लिए कितना फोर्स आपको चाहिए, ठीक है। तो अगर एफ मैक्स आपका कम आता है, ठीक है, मान लो अप्लाइड फोर्स है 40 न्यूटन और एफ मैक्स है 30 न्यूटन, मतलब 30 न्यूटन फोर्स आपको दोनों को अलग करने के लिए चाहिए, लेकिन आपने तो 40 लगा दिया, मतलब दोनों अलग हो जाएंगे। लेकिन मान लो एफ मैक्स की वैल्यू आती है आपकी 60 न्यूटन और आपका फोर्स है 40 न्यूटन का, ठीक है। तो इसका मतलब अभी भी आपको दोनों को अलग करने के लिए 20 न्यूटन और चाहिए, तो इसका मतलब दोनों एक साथ चलेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम आ जाएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास कर दोगे। लेकिन अगर दोनों अलग अलग चलेंगे तो इंडिविजुअल दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 6 kg और 4 kg के ब्लॉक हैं। अब की बार ध्यान रखो, अब की बार मैंने क्या किया है, नीचे भी फ्रिक्शन दिया है, देखो नीचे के अलग है और इन दोनों ब्लॉक्स के फ्रिक्शन अलग है, और आपका 50 न्यूटन का फोर्स मैंने लगा दिया। तो बच्चों जब दोनों जगह फ्रिक्शन होता था तो एफ मैक्स की वैल्यू क्या होती थी, m1 + m2 μ1 + μ2 × g, सीधी सी बात है, बस यहाँ पर μ1 + μ2 हो जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर देखो ये इसका दूसरा तरीका है बेसिकली, है ना। आप इसको एफ मैक्स से भी कर सकते हो, देखो मैं आपको एफ मैक्स से भी करके दिखा देता हूँ। तो जो एफ मैक्स की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी बच्चों, एफ मैक्स की वैल्यू आ जाएगी m1 + m2 तो मास है 6 + 4 यानी कि 10, μ1 + μ2 मतलब 0.4 × 0.6 यानी कि 1, यानी कि आपको एफ मैक्स की वैल्यू 100 न्यूटन मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम फोर्स इसको दोनों को तोड़ने के लिए चाहिए वो 100 न्यूटन चाहिए, ठीक है। तो और यहाँ पर है 50, यानी कि दोनों एक साथ चलेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चों, जो पिछले क्वेश्चन थे उनमें और इसमें अंतर है। पिछले क्वेश्चन में मैंने सरफेस के साथ में फ्रिक्शन नहीं दिया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखें तो सरफेस के साथ में फ्रिक्शन है। मतलब अब की बार हमें यह भी चेक करना पड़ेगा कि सिस्टम मूव करेगा भी कि नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अब की बार सरफेस के साथ में फ्रिक्शन है, क्योंकि पहले तो स्मूथ सरफेस थी तो सीधे सीधे आपने फोर्स लगाया वो खिंच जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों क्योंकि अब की बार पीछे फ्रिक्शन है लिमिटिंग वाला, स्टैटिक फ्रिक्शन भी है, तो हमें यह चेक करना पड़ेगा क्या ये मूव करेगा भी नहीं करेगा। तो कैसे करेंगे, एफ लिमिटिंग निकाल के चेक कर लेंगे। तो हमने यहां पर क्या किया, एफ लिमिटिंग निकाला। एफ लिमिटिंग होता है μs × नॉर्मल, तो μs की वैल्यू है 0.6, है ना। देखो 0.6 है, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पहले ये देखना है कि ये ओवरऑल सिस्टम मूव करेगा भी नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो बाद में पता लगाएंगे, पहले ये मूव भी तो करे। पिछले जो क्वेश्चन थे उनमें अंतर है, पिछले क्वेश्चन में नीचे सरफेस के साथ में कोई फ्रिक्शन नहीं था, स्मूथ सरफेस थी, तो आपने जो फोर्स लगाया वो मूव कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर सरफेस के साथ में फ्रिक्शन है, मतलब यहाँ पर मूव नहीं करेगा, यहाँ पर पहले हमें एफ लिमिटिंग लगाना पड़ेगा। तो हमने एफ लिमिटिंग देखा तो ये आपका 60 न्यूटन निकल के आया। देखो मास 10g मैंने लिया है, क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो फ्रिक्शन है सरफेस के साथ में वो तो इस ओवरऑल मास की वजह से आएगा। तो 6 + 10 कितना, 6 + 4 होता है 10 kg, यानी कि इस 10 kg की वजह से हमें पूरा देखना पड़ेगा। तो यानी कि हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। लेकिन उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आया 0.6 × 10g यानी कि 60 न्यूटन, और जबकि अप्लाइड फोर्स कितना है 50 न्यूटन। मतलब ये हुआ कि ये तो मूव ही नहीं करेगा, तो यहाँ तो एक्सेलरेशन निकालने का मतलब ही नहीं है, ये सिस्टम ऐसे कैसे रखा रहेगा। क्योंकि इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि पीछे फ्रिक्शन लगा है ना, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि सिस्टम दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे ये तो बाद की बात है। पहले हमें ये समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे कि मूव, मतलब ये समझ आ रहा है कि ये तो मूव ही नहीं कर रहा। तो इसमें और पिछले में अंतर है, कंपेयर मत करना। पिछले वाले में हम नीचे स्मूथ सरफेस ले रहे थे तो हम जो भी फोर्स लगाएंगे ये आगे बढ़ जाता, लेकिन इस वाले केस में हम फ्रिक्शन ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमें नॉर्मल फ्रिक्शन वाले कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा कि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये सिस्टम मूव कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। एक्सेलरेशन तो बात की बात है, ठीक है। ये एफ मैक्स तो एक्सेलरेशन के लिए यूज होता है, लेकिन बच्चों मतलब ये तो ये जानने के लिए यूज होता है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है या फिर अलग अलग है। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ पर ये है कि ये तो मूव ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा दोनों का, है ना। और जो आपका फ्रिक्शन है वो कितना हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एफ लिमिटिंग आपका अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है, तो फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा अप्लाइड के बराबर। तो यहाँ पर तो ये तो करने की जरूरत ही नहीं थी, एग्जामिनर ने आपको बेवकूफ बनाया था इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर से मैंने दोनों जगह लिया है और अब की बार एफ 100 न्यूटन है, ठीक है।
0.6 और 0.5 है, 0.4 और 0.2 है, शायद सिमिलर क्वेश्चन है ये, है ना, 4 kg 6 kg, ओके, अलग अलग मास है, यहाँ 3 है 7 है, वहाँ 4 और 6 था। चलो इसको करके देख लेते हैं। देखो फिर से क्या करना है, सबसे पहले ये, क्योंकि देखो अब की बार नीचे भी फ्रिक्शन है, तो पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों मूव, देखो निकालना क्या है, आपको निकालना है दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन। आपसे एग्जामिनर क्या क्या पूछेगा, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछ लेगा या फिर फ्रिक्शन पूछ लेगा। तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये मूव कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो कैसे करोगे, एफ लिमिटिंग निकाल लो। तो एफ लिमिटिंग कैसे हो जाएगा बच्चों, क्यों निकालना है एफ लिमिटिंग, क्योंकि सरफेस भी फ्रिक्शन वाली है। तो एफ लिमिटिंग क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल, यानी कि 0.6 इंटू नॉर्मल आपका 10 यानी कि 100, तो आंसर आ गया 60। मतलब लिमिटिंग फोर्स इसका 60 है, ठीक है, मतलब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 60 है। लेकिन अगर आप एक चीज देखें गौर से, तो आपका अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन है। मतलब ये हुआ कि अब की बार अप्लाइड फोर्स ज्यादा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, मतलब ये मूव करेगा। तो अब की बार फिर काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा, ठीक है, मूव करेगा। तो अब देखो, अब हमें ये पता चल गया लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने से कि हाँ भाई ये सिस्टम मूव करेगा। तो अब सारा गेम यहाँ से स्टार्ट होता है। अब हमें सारी चीज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अब मूव करेगा तो अब हम देखेंगे कि ये एक साथ मूव करेगा या अलग अलग मूव करेगा, ठीक है। तो अगर हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन पता चल गया तो हमारा ये काम हो गया कि मूव करेगा। अब हमारा इसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मूव करने के बाद में फिर काइनेटिक फ्रिक्शन हमें निकालना होता है। तो हमें बस काइनेटिक फ्रिक्शन देखना है, ठीक है, क्योंकि हमारा मूव करने के बाद में लिमिटिंग और स्टैटिक का काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों देखो, हमने सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन देखा 60 न्यूटन, क्योंकि एफ अप्लाइड ज्यादा है, तो ये आपका यहां से काइनेटिक फ्रिक्शन हमने निकाल लिया म्यू के इंटू नॉर्मल। तो बच्चों देखो, म्यू के कितना है 0.5 है, और नॉर्मल कितना है अगर आप देखें तो 3 + 7 10 है, यानी कि 10 G है। तो हमारा जो आ गया 50 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, जो इसमें पीछे की तरफ लगा है, ठीक है, 50 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, है ना, बहुत आसान, ठीक है। अब देखो बच्चों, सीधी सी बात है, यानी कि 50 न्यूटन का है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों एक साथ मूव करेंगे या अलग अलग करेंगे। तो उसके लिए हमने एफ मैक्स निकाल लिया। अब क्योंकि बच्चों देखो, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो नीचे लगा है, दोनों पे फ्रिक्शन है, तो क्या यूज करेंगे, m1 + m2 μ1 + μ2 इंटू जी। तो मैंने वही काम किया है, m1 + m2 μ1 + μ2 इंटू जी। तो मैंने सारी वैल्यूज पुट करी तो 100 न्यूटन मिला। मतलब ये हुआ कि 100 न्यूटन का फोर्स चाहिए दोनों को अलग अलग करने के लिए, मतलब 100 से ज्यादा चाहिए, और यहाँ पर बिल्कुल ही 100 है। मतलब क्या हुआ कि अभी भी दोनों एक साथ चलेंगे। अगर 100 से ये 101 भी हो जाता तो भी दोनों अलग अलग मूव करते, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू आ रही है वो 100 न्यूटन है, और हमने लगाया भी 100 है, मतलब दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे। अगर ये हमने थोड़ा सा भी ज्यादा ले लिया होता तो ये अलग अलग चलते। लकीली क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं तो आसान हो गया, क्योंकि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो हमने क्या किया, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अब देखो सीधी सी बात है, यहां पर अगर आप गौर से देखें तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास, यानी कि 100 - F(1) - F(2), ठीक है। अब क्योंकि बच्चों F(2) तो आपका 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 kg वाला ब्लॉक रेस्ट पर है। अगर आप गौर से देखें तो 3 kg वाला ब्लॉक तो बेचारा रेस्ट पर है। क्यों रेस्ट पर है, क्योंकि ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, मतलब चल नीचे वाला रहा है वो तो उसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि 3 kg वाला रेस्ट पर है तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन 0 हो गया, है ना। तो यानी कि अगर आप गौर से देखें तो हमने क्या किया, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास कर दिया, तो आपका 5 मीटर/सेकंड² का एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो हमें यहाँ से दोनों का एक्सेलरेशन पता चल गया। अब हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो 3 kg वाला है उस पर जो नेट फोर्स है वो फ्रिक्शन के बराबर होगा, यानी कि फ्रिक्शन आपका नेट फोर्स के बराबर हो गया 3 kg पर, यानी कि फ्रिक्शन 3 × A के बराबर हो जाएगा। तो आपने फ्रिक्शन 3 kg पर क्या कर दिया, 3 × A के बराबर कर दिया। तो यहां से 3 × एक्सेलरेशन किया, यानी कि 15 न्यूटन का आपका 3 kg वाले पर फ्रिक्शन आ गया। अब क्योंकि बच्चों काइनेटिक तो इस पर आएगा नहीं, क्योंकि वो तो रेस्ट पर है, तो स्टैटिक आएगा, तो क्वाइट क्लियर है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्स ऑन अपर ब्लॉक। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे अपर ब्लॉक वाले फोर्स पे। ये 10 kg है, ये 20 है, ये आपका 20 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, और ये आपका 0.4 और 0.3 का आपका म्यू है, ठीक है। अब देखो, यानी कि सिर्फ आपका ऊपर ऊपर फ्रिक्शन है, नीचे नहीं है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखो एफ मैक्स की वैल्यू निकालने के लिए अब की बार μs m2/m1 × g यूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको तीसरा कंडीशन में बताया था। तो यहाँ पर आप पुट करोगे वैल्यूज तो आपको 60 न्यूटन की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब क्या हुआ, आपको 60 न्यूटन चाहिए इन दोनों को अलग अलग चलाने के लिए, लेकिन आपने 20 न्यूटन लगाया है। मतलब क्या हुआ कि दोनों आराम से एक साथ चलेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक साथ चलेंगे तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा, ऊपर 20 नीचे 30, क्योंकि नेट फोर्स 20 है, मास 30, तो आंसर आ गया 2/3 मीटर/सेकंड²। तो आप देख सकते हो बच्चों कि किस तरीके से दोनों का एक्सेलरेशन सेम आएगा और इनकी वैल्यू भी क्या है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नीचे वाली सरफेस स्मूथ है, ठीक है, और आपका 120 न्यूटन का फोर्स है। पिछले वाले केस में हमने मूव नहीं कराया था, इस वाले केस में मूव वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ऊपर आपके ये दे रखे कोएफिशिएंट। अब देखो फिर से हमें चेक करना पड़ेगा ये मूव करेगा नहीं करेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखो पूरा सिस्टम तो मूव करेगा ही, क्यों, क्योंकि नीचे वाली सरफेस स्मूथ है। अगर नीचे फ्रिक्शन होता बच्चों तो हमें एफ लिमिटिंग देखना होता, बट नीचे फ्रिक्शन ही नहीं है तो इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है। तो बच्चों क्योंकि पूरा सिस्टम तो मूव करेगा ही, लेकिन हमें यह देखना है कि ये दोनों अलग अलग मूव करेंगे या एक साथ मूव करेंगे। तो उसके लिए एफ मैक्स की वैल्यू निकाल लो। तो एफ मैक्स हो गया आपका वही म्यू है ना, ये हो गया आपका म्यू 1 अपॉन म्यू 2 है ना, और m1 प्लस m2 इंटू जी। तो आपका ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया, म्यू m2 अपॉन m1 इंटू जी, m1 प्लस m2। तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ वैल्यू पुट करी तो 100 न्यूटन आपका एफ मैक्स की वैल्यू आ गई। यानी कि हमें क्या पता चला, हमें ये पता चल गया बेसिकली कि यहाँ पर आपका इन दोनों ब्लॉक्स को अलग अलग चलाने के लिए 100 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स चाहिए, और हमने अब की बार 120 न्यूटन लगाया है। मतलब दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेंगे, दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो अलग अलग निकलेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 20 kg को पहले पकड़ लो। तो 20 kg वाले को अगर आप देखो तो इसके लिए जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, 120 माइनस एफ के अपॉन 20। क्यों, क्योंकि बच्चों देखो क्योंकि ये मूव कर रहा है ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2 के हिसाब से निकाल लो। तो इस वाले ब्लॉक का अगर आप देखें तो एक फोर्स इधर लगा है, अपोजिशन ये है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब बड़े में से छोटा घटा दो। टोटल मास आपका 20 है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 120 में से एफ के अपॉन 20 किया। एफ के आपका कितना है बच्चों, 40 न्यूटन है, तो आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। 30 kg वाले पे, 30 kg वाले के लिए वही वाली बात है, अगर इस पे पीछे एफ के लगा है तो ये एफ के इसके लिए नेट फोर्स हो जाएगा। तो एफ के क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन कर दो, मास है 30, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लो। एफ के की हमने निकाली ली, तो यहाँ पर एफ के की वैल्यू 40 थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा 40 अपॉन 30। क्यों, मैंने क्या किया, मैंने नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर कर दिया। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो 30 kg वाले पर जो नेट फोर्स है जो उसको मूव करा रहा है वो फ्रिक्शन ही है, काइनेटिक फ्रिक्शन ही है। तो आपने 40/30 किया तो 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ से आंसर आ गया। आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब यहाँ पर और पिछले में अंतर क्या है, देखो यहाँ पर आपका 20 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगा है, पिछले क्वेश्चन में नीचे स्मूथ सरफेस थी, मतलब हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने नीचे भी फ्रिक्शन ले लिया है। मतलब हमें ये श्योरिटी नहीं है कि ये मूव करेगा ही करेगा, पहले श्योरिटी थी। क्यों, क्योंकि हमने नीचे स्मूथ सरफेस ली थी, तो स्मूथ पे तो थोड़ा भी फोर्स लगाओ तो भी मूव करेगा। लेकिन अगर नीचे फ्रिक्शन हो और अगर फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहे हो तो मूव तो नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अब की बार हमें लिमिटिंग भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो बहुत आसान है, हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर अब अगर आप एक चीज़ देखें तो 20 kg वाला जो ब्लॉक है, यानी कि जो नीचे वाला है, आप अगर देखें तो ये मूव इसके लिए देखना ज़रूरी है, ठीक है। देखो 10 kg वाले पर आगे फोर्स है तो पीछे फ्रिक्शन हो जाएगा, और ये फ्रिक्शन इसके लिए नेट फोर्स के बराबर है। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर जो एफ लिमिटिंग है वो क्या होगा, 0.5 इंटू 300। देखो यहाँ पर ये आपका म्यू तो हो गया 0.5, क्योंकि देखो बच्चों इस वाले के लिए तो ये ओवरऑल दोनों ही ब्लॉक है, ठीक है। मतलब ये पूरा सिस्टम मूव करने के लिए तो आपको दोनों का ही यहाँ पर नॉर्मल लेना पड़ेगा। 20 प्लस 10 यानी कि 30 kg, यानी कि नॉर्मल हो गया 300। तो 300 इंटू 0.5 यानी कि आपको पूरे सिस्टम का लिमिटिंग फ्रिक्शन 150 न्यूटन पता चल गया। और अब यहाँ पर आप अगर देखें तो एफ लिमिटिंग एफ अप्लाइड से कम है, ठीक है। क्योंकि आप देखें तो एफ अप्लाइड आपका 20 न्यूटन है, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर एफ अप्लाइड 20 न्यूटन है, ठीक है। तो क्योंकि बच्चों हमें ये समझ आ रहा है कि एफ लिमिटिंग 150 है और लग 20 न्यूटन रहा है, तो वो रेस्ट पर रहेगा, तो मतलब ये सिस्टम मूव ही नहीं कर रहा, तो नीचे वाला ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0। अब इसको देख लेते हैं 10 kg वाले को। 10 kg वाले पर म्यू एस आपका 0.3 है और नॉर्मल आपका 10 है, मतलब 10 g है। तो ये 30 न्यूटन का आपका लिमिटिंग फोर्स आ गया। फोर्स लगा है 20 न्यूटन का और लिमिटिंग फ्रिक्शन है 30 का, तो सिंपल सी बात है कि आपका ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है अप्लाइड फोर्स से। तो इसका मतलब इसका भी एक्सेलरेशन 0 आ गया, तो इसमें भी स्टैटिक फ्रिक्शन आपका अप्लाइड के एडजस्ट हो जाएगा, तो आपका 20 न्यूटन आंसर आ जाएगा, है ना। तो कई बार क्या होता है कि हमें एफ मैक्स की तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें अगर नीचे भी फ्रिक्शन दिया है क्वेश्चन के अंदर, इसका सीधा मतलब है कि पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि सिस्टम मूव कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर वो मूव ही नहीं कर रहा तो फिर हमें क्यों निकालना कुछ भी, ठीक है। तो हमें दोनों ब्लॉक को एनालिसिस करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब अगले क्वेश्चन में 10 केजी 20 केजी का ब्लॉक है और यहाँ पर 100 न्यूटन का फोर्स है। यहाँ पर अब की बार मैंने फिर से दोनों जगह फ्रिक्शन लिया है, तो फिर से मुझे चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये मूव कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं कैसे करूँगा, एफ लिमिटिंग निकालूंगा। तो मैं पहले 10 केजी वाले का निकाल लूंगा और या पहले 20 केजी वाले का निकाल लो। तो जब मैं इसका एफ लिमिटिंग निकालूंगा तो म्यू इंटू नॉर्मल होगा। ये पूरा सिस्टम लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये सरफेस पे रखा हुआ है और मुझे चेक करना है कि मूव करेगा भी नहीं करेगा। तो 0.5 इंटू 300 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपका एफ लिमिटिंग हो जाएगा देखो एफ लिमिटिंग होगा 0.3 इंटू 100, ये आपका 10 केजी वाले के लिए है, ठीक है। तो 0.3 इंटू इसका नॉर्मल रिएक्शन 100 है, तो ये आपका 30 न्यूटन का यहाँ पर क्या हो गया, एफ लिमिटिंग हो गया। और फोर्स लगा है 100 न्यूटन का, मतलब अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है लिमिटिंग से, मतलब अब की बार आपका मूव कर रहा है ऊपर वाला ब्लॉक, ठीक है। ऊपर वाला ब्लॉक मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा 0.2 इंटू 100 यानी कि 20 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप एक चीज़ देखें तो 20 केजी वाले के लिए तो जो एफ के है वो 20 न्यूटन है। मतलब देखो जो इसके लिए फ्रिक्शन है वो इसके लिए नेट फोर्स होगा, ठीक है। मैं कई बार बता चुका हूँ, जिस भी ब्लॉक पर आपका एक्सटर्नल फोर्स लगा है उसके पीछे आपका फ्रिक्शन लगेगा और अगले वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन उसके लिए नेट फोर्स हो जाता है, ठीक है। तो जैसे इस पे ऊपर फोर्स लगा है तो नीचे वाले के लिए फ्रिक्शन नेट फोर्स हो गया। पहले वाले क्वेश्चंस में नीचे फोर्स लगा था तो ऊपर वाले ब्लॉक के लिए फ्रिक्शन नेट फोर्स हो गया था, ठीक है। तो यहां पर बच्चों 20 केजी वाले पर 20 न्यूटन का एफ के लगेगा, क्यों, क्योंकि ये इसके लिए नेट फोर्स के जैसे हो गया। तो इसके लिए एफ लिमिटिंग देखना जरूरी है कि ये मूव कर भी रहा है नहीं कर रहा। तो म्यू एस इंटू नॉर्मल कर लिया तो 150 न्यूटन आ गया। इस वाले के लिए 0.5 से अगर आपने किया तो ये लगभग 150 न्यूटन आ गया। क्यों, क्योंकि बच्चों इसके लिए तो आपको पूरा 300 का लेना पड़ेगा नॉर्मल, ठीक है। तो आपने देखा इस पर जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 150 न्यूटन का है, लेकिन जो एफ के है जो इस पर अप्लाइड फोर्स है, देखो सिंपल सी बात है, इस वाले ब्लॉक पर जो अप्लाइड फोर्स है वो 100 न्यूटन है और पीछे फ्रिक्शन है, लेकिन जो नीचे वाला ब्लॉक है उसके लिए तो अप्लाइड फोर्स से उस वाले ब्लॉक का फ्रिक्शन है ना। तो इसीलिए बच्चों इस पर एफ अप्लाइड एफ फ्रिक्शन हो गया और पीछे लिमिटिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन है और फ्रिक्शन आपका 150 न्यूटन आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये मूव नहीं करेगा, तो इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिमिटिंग आपका एफ अप्लाइड से ज़्यादा है, क्योंकि इसके लिए एफ अप्लाइड तो बच्चों फ्रिक्शन ही है। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कौन सी है, ये ऊपर वाले ब्लॉक का काइनेटिक फ्रिक्शन इसके लिए नेट फोर्स की तरह है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बेसिक सी बात क्लियर हो रही होगी। तो इसमें हमें ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी एफ मैक्स वगैरह, ये तो हमें तब जरूरत पड़ती है जब पूरा सिस्टम मूव कर रहा हो, ठीक है। चलो, तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको समझ आया होगा। इतने सारे क्वेश्चंस मैंने कराए, ऑलमोस्ट 40-50 क्वेश्चंस हो गए अलग अलग वैरायटी के, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों मैंने एससी वर्मा, डीसी पांडे, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करा दिए, जो भी आपके लिए ज़रूरी है सबका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ठीक है। आई होप कि आपको आज के बाद में फ्रिक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, फिर अगला लेक्चर देखेंगे, है ना। चलो, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।